हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीसीएसएस। तो आज हम इस एक ही वीडियो में एक्सेल के सभी फंक्शन सीखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसमें हम जो भी फंक्शन सीखेंगे उसके नोट्स और एक्सेल सीट आपको हमारी वेबसाइट upcssyoutube.com पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इवन फंक्शन जो होता है ये नंबर को इवन बनाता है, यानी कि अगर ये 7 है तो ये हमें पता है कि ये ऑड नंबर है। ऑड है यानी कि ये विषम नंबर है। इसे अगर हमें सम बनाना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इवन लिख देंगे। इवन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू इवन, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सिंपल इसमें हम नंबर दे देंगे, नंबर का एड्रेस। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि सेल एड्रेस क्या होते हैं, तो इवन यानी 7 ये किस में है, B4 में, B4 सिंपल इक्वल टू इवन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और B4 इसका एड्रेस दे करके हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये 7 जो हमारा था ये एक विषम संख्या थी और अभी ये एक सम संख्या बन चुकी है। तो अब होता क्या है कि एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इवन संख्याएं जो ऑड होती हैं उसमें एक अगर प्लस कर दिया जाए तो वो सम हो जाती हैं, तो एक प्लस कर दे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक प्लस करेंगे तो जो विषम संख्या है वो तो सम में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो पहले से ही सम है वो भी सम हो जाएगी। लेकिन जो इवन फंक्शन होता है वो ऐसा नहीं करता, वो सम में एक नहीं जोड़ता है बल्कि विषम संख्या में एक जोड़ता है। जैसा कि 7 का 8 हो गया। अगर इसको हम ड्रैग करें यानी यही फार्मूला नीचे तक कॉपी कर दें तो देखिए 6 का 6 ही है, क्योंकि इवन ने देखा कि ये 6 मतलब एक इवन संख्या है तो उसने कुछ नहीं जोड़ा और ऐसे ही नोट कर दिया। इसी तरह से और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इवन फार्मूला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। फैक्ट यानी कि फैक्टोरियल। जैसा कि हमें पता है फैक्ट क्या होता है, जैसे मैथ में हमने पढ़ा होगा कि अगर 4 का फैक्ट निकालना होता है तो 4 का फैक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते हैं। यानी कि पहले 4 फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर 2 से, मतलब एक डिक्रीज होता जाता है इस तरह से 1 तक। कोई भी संख्या हो उसको एक करके डिक्रीज करते जाएंगे और 1 तक जाते हैं और आपस में सभी को मल्टीप्लाई करते हैं और वही होता है उसका फैक्ट यानी कि फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अब हम कुछ नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, यही नंबर हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसका फैक्टोरियल निकालते हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ी है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसे 5 ले लिया और यहाँ पे 3 का निकालना है। अब यहाँ से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो इक्वल टू फैक्ट, ये भी सिंपल से ही फार्मूले हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद नंबर का एड्रेस दे देंगे। नंबर का एड्रेस है E4 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आपका 7 का जो फैक्टोरियल था वो आ गया। इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये सभी का फैक्टोरियल निकाल देगा। जैसे 3 का होता है 6, कैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 6 और 6 बन जाए 6। तो ये इस तरह से आपका फैक्टोरियल जो होता है वो निकल जाएगा। 5 का होता है 120। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। उसके बाद अगला फंक्शन है ऑड। ऑड यानी कि विषम। जैसा कि इवन में होता था कि विषम संख्या को सम बनाता था, इसी तरह से ऑड में क्या होगा कि अगर कोई संख्या सम है तो उसको वो विषम बना देगा। जैसा कि हम इसी संख्या को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू ऑड और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस पर क्लिक करके इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये 7 का 7 है और फिर इसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 का 7, यानी ये सम था, इसको इसने विषम कर दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इवन और ऑड होते हैं ये किसी भी संख्या को इवन बनाने के लिए 1 से इंक्रीज करते हैं और किसी भी संख्या को ऑड बनाने के लिए भी 1 से इंक्रीज ही करते हैं, मतलब डिक्रीज नहीं करते। अगर 6 का 5 कर देता तब भी ये ऑड होता, बट ये क्या इंक्रीज करता है और ये भी क्या इंक्रीज करता है। और फैक्ट तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों फार्मूले अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक बार फार्मूले आपको मैं एडिट करके दिखा देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। सिंपल है, इक्वल टू इवन ब्रैकेट स्टार्ट और उसके अंदर सेल का एड्रेस। सेम इसी तरह से आपका ये भी फार्मूला है, इक्वल टू फैक्ट E4। इनका आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। ये आपका फार्मूला है। बस फार्मूला आपको एक बार लगाना है और उसको ड्रैग कर देना है, यानी कि नीचे तक खींच देना है। आगे बढ़ते हैं, अगले फार्मूले की तरफ शिफ्ट होते हैं। अगला फार्मूला है पावर। तो जैसा कि हमें पता है किसी भी संख्या नंबर का पावर निकालना होता है तो किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे 5 है और 5 का पावर 3 इसका निकालना है। तो 5 का पावर 3 निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वल टू और यहाँ पे पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर देना होगा। ध्यान रखना है, पहले पावर नहीं देनी है, गलत हो जाएगा। अगर पावर पहले दे देंगे, मतलब हमारे हिसाब से 5 की पावर 3 है, तो अगर 3 पहले देंगे 5 बाद में देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो नंबर पहले देना है, फिर देन कॉमा लगाना है। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई या एडिशन ऐसा कोई साइन नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, कॉमा लगाना है। ये नहीं कि हमको गुणा करना है तो मल्टीप्लाई कर दें, गलत हो जाएगा। तो फिर आपका 5 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिलहाल K4 कॉमा और पावर कहाँ पर है ये, यानी L4, K4 कॉमा L4 सिंपल ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो ये आपकी जो 5 का पावर 3 है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास चाहे जितने नंबर हो, जैसे 4 की पावर 2, तो यहाँ पे नंबर हम पहले नोट कर लेंगे जितने भी हैं, जैसे 3 की पावर 6 और इसी तरह से 6 की पावर 4, जितने भी नंबर हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप फार्मूले को ड्रैग कर दीजिए, वो फटाफट पावर निकाल देगा। तो जैसा कि रोमन के बारे में हमें पता है, रोमन संख्याएँ होती हैं, गिनतियाँ होती हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3 या ऐसी कोई भी संख्याएँ लिखी हुई हैं, और जैसे 5 लिखा है और ये 6 लिखा हुआ है, या और भी बहुत सारी संख्याएँ लिखी हैं और उनको आप रोमन बनाना चाहते हैं, जैसे 500, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे और रोमन, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। नंबर सबसे पहले आपको नंबर दे देना है सिंपली, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो ये आपका नंबर O4 है, यानी O4 में 1 लिखा है, एंटर करेंगे तो ये 1 का रोमन जो है ये इधर दे देगा। अगर इसको आप ड्रैग करते हैं तो ये सबका रोमन दे देगा। यहाँ पर हमें लगता है 5540 के आगे ये रोमन आगे नहीं होता है, इसका रोमन नहीं होता है, इसलिए ये गलत बता रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल इसको हम कर लेते हैं जैसे 40, तो ये 40 का रोमन बता देगा। तो अभी ये लेफ्ट अलाइन है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम राइट में करना चाहते हैं, मतलब इस साइड में शिफ्ट करना है। तो सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए और हमें पता है कि यहाँ से राइट अलाइनमेंट होता है, राइट कर दीजिए। तो ये रोमन आपकी कन्वर्ट हो गई गिनतियाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले के बीच में एड्रेस का ही इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं है। किसी भी फार्मूले में आप सीधे वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। वैल्यू इनपुट कर सकते हैं मतलब जैसे हमें अचानक से किसी ने पूछा कि 300 350 का रोमन क्या होता है, तो सिंपल आप इक्वल टू और रोमन लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं उसको लिखना। ब्रैकेट के अंदर आप सीधे 350 लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इस तरह से, तब भी आपका जो रोमन होगा 350 का वो आ जाएगा। एड्रेस पे हम काम इसलिए करते हैं ताकि जब फार्मूले को ड्रैग किया जाए तो उसके जो आंसर, मतलब सभी का आंसर फटाफट निकल जाए। अगर आप रोमन में गिनतियाँ लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। सीट 2 पे हम दूसरी सीट पे देख लेते हैं कैसे। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू रोमन, और सिंपल आप इसका एड्रेस देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये आपका रोमन आ गया। इसको आप राइट अलाइनमेंट कर लीजिए, दोनों को सेलेक्ट करके देन आपको ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा, इधर आपके 1 2 3 लिखेंगे और इधर आपका 1 2 3 रोमन में लिखता हुआ चला जाएगा। आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक रोमन इससे लिख सकते हैं, मतलब जितना रोमन होता है वहाँ तक। तो इस तरह से हम रोमन गिनतियाँ लिख सकते हैं। चलिए फार्मूला आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे हमें निकालना है 64 का। इसी तरह से और भी कई सारे नंबर हमारे पास है जिनका स्क्वायर रूट हमें निकालना हो, तो सिंपल हम लगाएंगे इक्वल टू SQRT और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 64 का एड्रेस देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ये फटाक से आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से हम और भी नंबर लिखेंगे, यहाँ पे जो भी चाहे उन नंबरों का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट होगा तो। अब जैसे इसका स्क्वायर रूट नहीं होता क्योंकि मतलब डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट इसका डायरेक्टली नहीं होता है। फिलहाल स्क्वायर रूट आपके समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा सम। सम के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। जैसे कितनी भी संख्याएँ लिखी हो हम उसको कितने भी कई सारे तरीके हैं जोड़ने के, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है सम का। तो सम फार्मूला कोई जरूरी नहीं कि हम नीचे ही लगाएं, हम सम फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं। सम ही नहीं, जितने भी फार्मूले या फंक्शन है वो हम कहीं भी लगा सकते हैं और किसी भी सेल को ऐड या मतलब जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये हमने एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए इसका जो सम था वो यहाँ पे आ चुका है आपका। तो सम यानी कि जोड़ना, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल है, इक्वल टू सम ब्रैकेट और U4 से यानी कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और बीच में रेशियो यानी अनुपात का साइन और फिर उसके बाद लास्ट का एड्रेस यानी U8, बस हो गया आपका सम। स्क्वायर रूट का फंक्शन देख लीजिए, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, सिंपल है, इक्वल टू SQRT और उसका नंबर। अगला फंक्शन हमारे पास है सम इफ। सम इफ क्या होता है, देखिए जिसमें इफ लग जाए, इफ का मतलब होता है अगर। तो सम इफ का मतलब यहाँ पर ये होता है, सम तो जोड़ेगा और इफ सम इफ दोनों एक साथ आ गए, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब जोड़ना ही होता है, बट ये थोड़ा सा सम से अलग है। कैसे, एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास कई स्टूडेंट हैं DICPA, O लेवल, ADCA, इस तरह के कई सारे स्टूडेंटों ने फीस जमा की, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल नोट कर दिया। DICPA वाले स्टूडेंट ने 3000 जमा की, फिर इसने जमा की, फिर इसने जमा की, ये एक एक करके सभी स्टूडेंटों ने फीस जमा कर दी। हालांकि यहाँ पर नेम भी होना चाहिए, डेटा तभी अच्छी तरीके से होगा। नेम नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ कोर्स और उसकी फ़ीस लिखी हुई है। अब मान लेते हैं कि हमें अगर सारा कुछ जोड़ना है कि टोटल फीस कितनी हमारे पास आई, तो हमें पता है कि हम सम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और सब कुछ जोड़ लेंगे। बट अगर आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ ये बताइए कि O लेवल के स्टूडेंटों की कितनी फ़ीस जमा हुई है, तो अब आपको क्या करना है, यार एक तो ये तरीका है कि आप O लेवल के स्टूडेंटों को काउंट कीजिए, कितने, 1 2 और 3, और तीनों को आप 1 और 2 और 3 अलग अलग जोड़िए। लेकिन इस तरह से यहाँ पर अभी मान लेते हैं ये छोटा डेटा है तो आपके सामने 3 ही है, लेकिन जब आपके सामने बड़ा डेटा होगा, कम से कम 500 स्टूडेंट होगा, तो वहाँ पर आप इस तरह से मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। तो सम इफ फार्मूला जो होता है ये क्या करता है कि कंडीशन के हिसाब से जोड़ता है। इफ़ जहाँ पर लग जाता है तो इफ़ का मतलब कि वहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं। कोई फार्मूला फंक्शन लगाएंगे सम इफ का, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू सम इफ और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, फिर हम रेंज देंगे। तो रेंज कौन सी देनी होती है, इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसका प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से कीजिए। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट रेंज, यहाँ पर देखिए जो फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो नीचे ये सिंटैक्स लिख के आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे। इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले रेंज देनी है, तो यहाँ पर रेंज के लिए हम ये हमारी रेंज होगी,
DICPA से ATCA तक, यानी हमारे जितने कोर्सेस हैं, यानी कि B16 से B24 तक, तो B16 अनुपात B24 ये हमारा हो गया रेंज। यानी कि ये हमें बताना पड़ेगा, कोर्स को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, फीस को भी बताना पड़ेगा कि तभी तो वो मैच कर पाएगा। तो फिर उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि ये तो हमने बता दिया कि ये हमारा हो गया डेटा, रेंज हो गई, यानी ये हमारा डेटा हो गया। अब इसमें से क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है यहाँ पर ये कोर्स को, ये अभी ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो इससे कोई मतलब नहीं। हम जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे तो उसको मैच करेगा इस लिस्ट से, और वो जहाँ जहाँ पर होगा उसके सामने सामने वाली वैल्यू को यहाँ पर जोड़ देगा। ये इस तरह से फार्मूला काम करता है। तो इसमें 3 आर्गूमेंट देने होते हैं। ये पहला हो गया आपका रेंज, ये इधर का, फिर कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपकी हो गई यहाँ पर ये, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमें इसमें से मैच करवाना होगा। देन उसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और सम रेंज देंगे। सम रेंज का मतलब कि ये इसका एड्रेस, यानी कि जो जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फर्स्ट नंबर पे आपको देना है कोर्स, सेकंड नंबर पे आपको देना है क्राइटेरिया, यानी कि ये यहाँ पर, और थर्ड नंबर पे आपको देना है फीस। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये अभी 0 बता रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे O लेवल या DICPA, जिस कोर्स के भी स्टूडेंट को जोड़ना हो, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये आंसर बता देगा 6000। आप देख सकते हैं DICPA एक बार 3000 जमा हुआ, दूसरी बार 1500 और तीसरी बार 1500। तो 15 और 15 ये 3000 हो गया, और ये 6000 रुपये टोटल DICPA वाले स्टूडेंटों का है। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे लोअर, यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर में लिखा और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मीनिंग गलत होगी, जैसे यहाँ पे अगर हम P की जगह कुछ और कर दें तो ये देखो मैच नहीं हो रहा, तो ये 0 बताएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें दिखता सही है बट होता गलत है। कैसे? अगर इसके आगे हम DICPA हमने लिखा और स्पेस बटन दबा दें, मतलब एक स्पेस भी हमने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे स्पेस, तो एंटर दबाएंगे तो ये 0 बताएगा। दिखने में एक जैसा लग रहा है क्योंकि स्पेस जो होता है वो दिखता नहीं है, नॉन प्रिंटेड कैरेक्टर होता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि स्पेस फालतू का नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्पेस है तब भी ये गलत बताएगा। तो हालांकि ये जोड़ रहा है लेकिन इस चीज़ को नहीं जोड़ रहा, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें एक स्पेस है फालतू का। आप देख पा रहे होंगे ये इतना जो है ये स्पेस है, तो इसको आप डिलीट कीजिए। तो समी फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको इसी पर यूज कर सकते हैं, हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर 54, तो ये जो 54 है ये हमारा एक इंटीजर नंबर है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 54.30 तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि ये एक डेसिमल नंबर है। अब इस नंबर के 2 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट जो इधर साइड का है ये है इंटीजर पार्ट, और ये इधर साइड का जो पार्ट है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर इंटीजर फंक्शन जो होता है ये क्या करता है कि नंबर से इंटीजर पार्ट को निकाल देता है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 60.32, 50.64, इसी तरह से बहुत सारे नंबर लिखे हैं यहाँ पे हमारे पास, जितने भी हो। अब इनको अगर हम चाहते हैं कि इनका इंटीजर पार्ट जो है वो बाहर आ जाए, मतलब इधर अलग आ जाए, हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीका होता है राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि अगर यहाँ पे लिखा है 45 + 65, तो 65 का मतलब यहाँ पर है कि पॉइंट के बाद जब 50 से बड़ी संख्या होती है, यानी पॉइंट के बाद अगर 50 से बड़ी संख्या होती है तो उसको 1 मान लिया जाता है, और इधर 46 हो जाता है राउंड करने के बाद। और अगर यहाँ पर 50 से नीचे होती है, 50 से कम संख्या होती है, तो उसको 0 माना जाता है। तो ये होता है राउंड, यानी इसे हम कहते हैं राउंड करना। बट इंटीजर फंक्शन ऐसा नहीं करता है। इंटीजर फंक्शन राउंड नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ इंटीजर नंबर को ही निकाल लेता है। कैसे? इक्वल टू इंट ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आपको नंबर देना है G16 और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल आपको एंटर कर देना। तो देखिए यहाँ पे 54 आया, जबकि अगर हम इसको राउंड करते तो 54 नहीं आता बल्कि 55 आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 8 है, ये पॉइंट के बाद 8 है, यानी कि 80 है, तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही बाहर करता है, और खींच देंगे तो ये सबका इंटीजर पार्ट निकाल देगा। समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या है देख लीजिए। अब आते हैं मोड फंक्शन में। मोड फंक्शन क्या करता है, ये मॉडुलस निकालता है। मॉडुलस जैसा कि हमें पता है, मॉडुलस यानी रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। अगर हम 2 संख्याओं को भाग करते हैं तो हमारे पास 2 रिजल्ट आते हैं। 2 रिजल्ट आते हैं मतलब एक होता है शेषफल, जो कि अगर हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो एक शेषफल नीचे आके बसता है, और एक हमारा होता है आंसर। तो आंसर तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर हम इक्वल टू और यहाँ 45 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 22.5। बट अगर हम पॉइंट में ना लेना चाहें तो आंसर कितना आएगा? 22, और बाकी बचेगा शेषफल। बट जो नॉर्मली हम भाग कर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये शेषफल नहीं बताता है। और अगर हमें शेषफल की ज़रूरत है, यानी रिमाइंडर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम मोड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आपके पास नंबर होने चाहिए, तो नंबर यहाँ पे मैं कुछ नंबर नोट कर लेता हूँ। जैसे अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 6 से, 5 से, 3 से, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए। हमें 45 को 2 से
डिवाइड करना है और रिजल्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दोनों को भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अगर हमें भागफल चाहिए तो उसके लिए हम सिंपल, हमें पता है इक्वल टू इसको डिवाइडेड बाई इसको कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा क्या है, भागफल है, बट हमें यहाँ पे भागफल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो सिंपल इक्वल टू मोड यानी कि मॉडुलस, ब्रैकेट नंबर देंगे सबसे पहले, तो नंबर हमारा है 45, कॉमा डिवीजर हमारा है 2। तो इस तरह से अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये 1 आया 1। तो जब 2 से 45 को डिवाइड किया जाएगा तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा, इसमें 3 बचेगा। तो आई थिंक मोड फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, इक्वल टू मोड, सिंटैक्स हम करते हैं तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मतलब किसी भी फार्मूले का एक रूल होता है। रूल होता है यानी कि उस फार्मूले को उसी तरीके से लगाना है, वहाँ पर आप वैल्यू बदल सकते हैं, एड्रेस बदल सकते हैं, बट उसका रूल नहीं बदल सकते, उसी को कहते हैं सिंटैक्स। इक्वल टू मोड और J16, K16, J16 यानी कि नंबर और K16 यानी कि डिवीज़र। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन है राउंड। तो जैसा कि हम जानते हैं राउंड, इसी इंटीजर नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और इन्हीं नंबरों को राउंड करते हैं। तो अभी अगर हम राउंड करते हैं तो राउंड में क्या होगा कि ये 55 हो जाएगा। ये अब इंटीजर पार्ट नहीं निकालेगा बल्कि राउंड कर देगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन लगाने के बाद सिंपल हम इसका एड्रेस दे देंगे और एड्रेस देने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा करके नंबर ऑफ डिजिट डालने हैं। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है कि हम, हो सकता है कि राउंड करना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको दूसरी चीज़ समझा दें। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 25.63544444, ये हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ये इतनी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद अगर बिल्कुल कुछ नहीं चाहते, सारी संख्याएं राउंड हो जाएं, तो हम इसको 0 से राउंड करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद एक संख्या रहे, यानी कि 25.6 जो है वो रहे, तो हम इसको 1 से राउंड करेंगे। और इसी तरह से अगर 2 संख्याएं चाहते हैं तो 2 से राउंड करेंगे, 3 संख्याएं चाहते हैं तो 3 से राउंड करेंगे। इसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे इसी तरह से यहाँ राउंड करेंगे, इक्वल टू राउंड। फिलहाल तो इसको हम 0 से राउंड करेंगे तो नंबर हो गया, कॉमा लगाएंगे नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि हम इसको कितने से राउंड करना चाहते हैं। तो इसको हम फिलहाल तो 0 से राउंड करेंगे और आप लोग 1 2 का इस्तेमाल करते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए 55 हो गया, क्योंकि इसने 0 से राउंड किया। इसे ड्रैग करेंगे तो ये 60 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 32 है, 32 50 से छोटा है, इसलिए उसने 60 रखा। इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि राउंड और इंटीजर में क्या डिफरेंस है। तो टुडे फंक्शन से आज की डेट हम लिख सकते हैं। अगर हमें एक्सेल में या कहीं पर भी अगर करंट डेट यानी आज की जो डेट है वो अगर हमें इंसर्ट करनी हो तो सिंपल हमें क्या करना है कि फार्मूला लगा देना है, इक्वल टू टुडे, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज कर देना है। किसी भी का भी एड्रेस नहीं देना है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं पास करने हैं। सिंपल इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आज की जो डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो डेट है इसमें मंथ पहले होता है। एक्सेल में जब हम डेट लिखते हैं या डेट जो होती है वो उसमें मंथ पहले होता है। तो आज 1 फरवरी है तो यहाँ पे डे बाद में आ रहा है और पहले एम आ रहा है, यानी कि जो एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट डेट का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है MM और DD और YYY, ये होता है एक्सेल में डेट का फॉर्मेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अगर डेट का फॉर्मेट बदलना है तो सिंपल आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और चले जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाना है और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है, डेट पर क्लिक करना है और इसमें कई सारे फॉर्मेट अलग अलग दिए गए हैं किस तरीके से आपको डेट चाहिए। तो जैसे 14 मार्च एक मतलब इस टाइप से पहले डे चाहिए, फिर मंथ में लिख के आना चाहिए, तो सिंपल आप ओके कर दीजिए तो उस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा 1 फरवरी 2019। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। टुडे से क्या होता है कि अगर हम टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल आज की जो डेट होगी वो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, नाउ फंक्शन। तो नाउ फंक्शन भी ये डेट जैसा ही होता है। डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि ये डेट और टाइम दोनों को दे देता है। नाउ फंक्शन से हम डेट और टाइम दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। तो नाउ फंक्शन भी उसी तरीके से काम करता है जैसा कि टुडे। डिफरेंस पता चल गया होगा, इसमें सिर्फ डेट आती है और इसमें डेट और टाइम दोनों आते हैं। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा डेट। हो सकता है कि कुछ ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट हो जिसमें डेट और मंथ और ईयर ये तीनों अलग अलग हों, ये तीनों अलग अलग कॉलम में लिखे हों और बहुत सारी डेट और बहुत सारे मंथ, कम से कम 100 या 500 व्यक्तियों का रिकॉर्ड हो और डेट मंथ ईयर अलग अलग हो। तब अगर तीनों को हम एक में जोड़ना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से एक कंप्लीट डेट तैयार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये डेट फार्मूला यूज़फुल होगा। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब सिंपल इक्वल टू डेट फार्मूला लगाना है और सबसे पहले ईयर का एड्रेस देना है। ईयर एड्रेस ये हो गया, कॉमा मंथ का एड्रेस क्या है G7, कॉमा डे का एड्रेस क्या है F7 और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए डेट 1 मतलब इसने 1 बना दिया।
तो एक्सेल में हमने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट मंथ पहले होता है, तो ये मंथ पहले आ रहा है। बाकी हमने बताया बदल भी सकते हैं, सिंपल आप राइट क्लिक कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि एक्सेल में जिस पूरी सीट में हम जहाँ भी डेट लिखें उसका जो फॉर्मेट है वो यही रहे, तो हम उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसमें चाहते हैं डेट, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें डेट चाहिए, और फॉर्मेट सेल में जा करके इसका डेट फॉर्मेट जो है वो हम बदल देंगे जैसा रखना चाहते हैं वैसा। अब अगर इसमें हम इसको ड्रैग करते हैं फार्मूले को, तो ये हैश इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये अब सही हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेट पूरी एक में हो गई है, 15, 16, 13, मतलब यहाँ पे डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। तो समझ में आ गया होगा डेट फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डे फंक्शन की तरफ। तो जैसा कि हमने डेट में देखा है कि अगर अलग अलग डेट लिखी हूँ इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डेट फंक्शन की मदद से एक कर सकते हैं, मतलब पूरा एक कंप्लीट डेट बना सकते हैं। तो इसी तरह से डे, मंथ और ईयर, ये जो 3 फंक्शन हैं, इसमें क्या होता है कि अगर एक में डेट लिखी हुई है तो आप डे से उस डेट से डे निकाल सकते हैं, और मंथ से उस डेट से मंथ निकाल सकते हैं, और ईयर से उस डेट से ईयर निकाल सकते हैं। मतलब एक डेट के 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों को आप अलग अलग कर सकते हैं इन फंक्शन के जरिए। और अगर अलग अलग है तो हम डेट फंक्शन के जरिए उनको जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे। इसी डेटो को हम कॉपी कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें डे निकालना है। हमारे पास बहुत सारी डेट लिखी हुई है, जिसमें से हमें सिर्फ डे अगर अलग करना है तो सिंपल हम लगाएंगे इक्वल टू डे। अब देन यहाँ पर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और सिंपल आपको एड्रेस दे देना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो इस डेट से जो डे होगा वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो डे समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मंथ वाला भी हम देख लेते हैं। इसी पर एड्रेस वहीं से लगा देंगे, ले लेंगे इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, सीरियल नंबर इसी का दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए इसमें फरवरी दूसरा महीना था, तो यहाँ पे निकल गया इस तरह से, फरवरी, मार्च और मई। आगे बढ़ते हैं। अगला ईयर। तो ईयर के लिए सिंपल आपको इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट, सीरियल नंबर यही दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आपका ईयर अलग अलग हो गया इस तरह से। अब एक बार डेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू डेट और पहले ईयर, देन कॉमा, मंथ, कॉमा, डे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आपका एक में हो गया। तो ये डेट से रिलेटेड थे। अब नीचे में बढ़ते हैं, टाइम से रिलेटेड फंक्शन देखते हैं। तो टाइम में जो पहला फंक्शन है, इससे अगर आप इक्वल, ये टाइम फंक्शन से क्या होगा कि जैसे हमने डेट फंक्शन से क्या किया था, अलग अलग डेटों को एक में कर दिया था। यानी कि हम सिंपल इससे कह सकते हैं कि डेट लिखने के लिए डेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइम लिखने के लिए हम टाइम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइम के भी तो कई पार्ट होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर इक्वल टू टाइम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट, आवर, कॉमा, मिनट, कॉमा, सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपका एक डे मतलब टाइम पूरा कंप्लीट करके दे देगा इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप हावर निकालना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार इस डे मतलब इससे हावर निकालना है, तो इक्वल टू हावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया होगा, फिर भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। सीरियल नंबर, हावर, एंटर। तो यहाँ से हावर निकल गया। अगर इसी तरह से मिनट निकालना है तो इक्वल टू मिनट, सीरियल नंबर, यहाँ यहीं से एड्रेस उठा लेते हैं और अब हम यहाँ से आसानी से मिनट निकाल देंगे। सेकंड के लिए इक्वल टू सेकंड और ये सीरियल नंबर और यहाँ पर इसका एड्रेस। तो ये आपका सेकंड निकल गया। इसमें हमने 20 सेकंड दिए थे, तो सेकंड यहाँ दिखाई नहीं देते बट हेडन होते हैं, वो जो भी सेकंड होंगे वो यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है लोअर। लोअर क्या होता है, तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट यानी कि जो हम लिखते हैं ये टेक्स्ट होता है और ये सारे के सारे फंक्शन इसी से रिलेटेड हैं। तो चल आप देखते हैं एक एक करके। तो लोअर का मतलब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है, और एक लेटर अगर हमने बड़ा कर दिया इस तरह से तो ये हो जाता है प्रॉपर। समझ में आ गया होगा। ये लोअर, ये अपर और ये प्रॉपर। नॉर्मली हम इसे स्मॉल और कैपिटल बोलते हैं, बट यहाँ पर इसे लोअर केस और इसे अपर केस और इसे प्रॉपर केस बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला फार्मूला है लोअर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने बहुत सारा मैटर लिख लिया है, इधर बहुत सारे नेम वगैरह जो भी हैं सब लिखे हैं, और अब उन्हें हमें ज़रूरत पड़ी सबको स्मॉल लेटर में बदलने की। क्यों? क्योंकि जो नेम लिखे हैं वो कैपिटल में लिखे हैं, कहीं प्रॉपर में लिखे हैं, कहीं मतलब स्मॉल में लिखे हैं, मिक्सअप लिखा हुआ है। हमें एक प्रकार का डेटा चाहिए, मतलब बिल्कुल लोअर केस चाहिए सारे के सारे। इधर कैसा भी लिखा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ लोअर चाहिए। तो सिंपली आपको लगाना है यहाँ पे इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, सिंपल आपको टेक्स्ट का एड्रेस देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो इससे क्या होगा कि इसको ट्रैक करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि
जितने इधर स्मॉल कैपिटल मिक्सअप था, इधर सारा का सारा कंप्लीट लोअर केस हो चुका है। तो इस तरह से हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी तो इसमें फार्मूला लगा है, अगर आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो फार्मूला कॉपी पेस्ट होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सिंपली आपको इसे सेलेक्ट करके देन यहाँ से कॉपी करना होता है। कॉपी, ये हमने कॉपी कर लिया, और इसी के ऊपर अगर आपको यहीं पे चाहिए, ये लोअर केस आपको यहीं सारा का सारा चाहिए, ये पूरा कॉपी पेस्ट, तो इसे नॉर्मली आप यहाँ से पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जाएंगे और इसको पेस्ट वैल्यू से पेस्ट करेंगे। पेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पेस्ट वैल्यू से क्या होगा कि ये वैल्यू पेस्ट हो जाएगी, फार्मूला नहीं होगा। यहाँ पे आपका फार्मूला अभी भी लगा हुआ है, इधर ये आपकी वैल्यू पेस्ट होगी। अब इस फार्मूले की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से हम फार्मूला लगा के उसको कॉपी करके और उसकी वैल्यू को पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसे हम एक बार वापस वैसे ही कर देते हैं, और ये लोअर केस समझ में आ गया होगा फार्मूला। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर केस की तरफ। तो प्रॉपर केस में क्या होता है कि जैसा लोअर केस ये लोअर कर देता है, ठीक उसी प्रकार प्रॉपर फार्मूला जो है ये प्रॉपर केस बना देता है। इसे भी एक बार लगाते हैं, और इसमें भी आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। जो नेम है वो एड्रेस यहीं का ले रहे हैं, और ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब इसके जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सारे का सारे प्रॉपर हो जाएंगे। देखिए प्रॉपर जो है वो तो प्रॉपर रहेगा, और जो स्मॉल या कैपिटल है वो आपका प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर केस क्या होता है। देखिए प्रॉपर केस में क्या होता है कि हर एक लेटर का पहला अक्षर कैपिटल होता है। देखो यहाँ आर भी है, यहाँ के भी है, और यहाँ एम भी है, ये होता है प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं अपर केस की तरफ। तो इसमें क्या होता है, सब कैपिटल हो जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ में मैं एप्पल फार्मूला लगाता हूँ, और इसका एड्रेस और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये अब इसको ड्रैग करने पे क्या होगा, ये अपर केस हो जाएगा, सारा का सारा कैपिटल लेटर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है कि ये लेफ़्ट साइड से, यानी लेफ़्ट साइड से इसमें से हम जितने अक्षर चाहें उतने इधर ले सकते हैं। एग्जांपल इक्वल टू लेफ़्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले तो इसका एड्रेस दे देंगे, देन लगाएंगे कॉमा, और हम बताएंगे कि लेफ़्ट साइड से कितने कैरेक्टर चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर तो हमें चाहिए, मान लेते हैं हर नेम के 2-2 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये 2-2 कैरेक्टर आ जाएंगे, इस तरह से सबके 2-2 कैरेक्टर आ जाएंगे। अब इसकी क्या ज़रूरत, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, बट नॉर्मली हमें सिंगल फार्मूले के साथ नहीं पड़ती। आगे जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक फार्मूले के अंदर कई फार्मूले लगाए जाएंगे, तब इस लेफ़्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ती है। तो आगे हम देखेंगे। फिलहाल अभी तो लेफ़्ट क्या करता है कि लेफ़्ट साइड से जितने कैरेक्टर आप चाहें उतने कैरेक्टर वो यहाँ ला करके आपको दे देगा। 2 अगर इसे हम 3 करते हैं तो ये 3 कैरेक्टर ला के दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार राइट भी काम करता है। राइट में क्या करना है आपको, इक्वल टू राइट, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और आपको यहाँ से एड्रेस देके क्लोज कर देना है। तो ये अभी हमने अगर यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर नहीं देते हैं, ये ऑप्शनल होता है, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना है तो मत दो। लेकिन अगर नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 लेगा अपने आप से, वरना जितने आप लिखेंगे उतने अच्छे निकाल देगा। तो ये देखिए राइट साइड से निकाल रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लेफ़्ट और राइट, लोअर, प्रॉपर, अपर, ये 6 फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है मिड, लेफ़्ट, राइट और उसके बाद मिड। यानी कि अगर मिडिल से आप कोई लेना चाहते हैं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब मिडिल नेम निकालना है मुझे, तो यहाँ के लिए हम क्या, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से चेंज होता है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट राइट में कंप्यूटर को पता था कि लेफ़्ट से अक्षर उठाने हैं, राइट में राइट से। बट मिडिल में क्या है कि हम दोनों चीज़ें हमें ही बतानी पड़ती हैं। इक्वल टू मिड, ब्रैकेट, सबसे पहले टेक्स्ट का एड्रेस देंगे, देन कॉमा लगाएंगे। अब स्टार्ट नंबर, यानी कि कहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एच और यू ये 2 कैरेक्टर आएँ, यानी कि मतलब 2 चाहिए। तो फिलहाल एच कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ बताना पड़ेगा स्टार्टिंग नंबर 3, यानी तीसरे नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, और फिर कॉमा लगाएंगे और बताना पड़ेगा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, यानी कितने कैरेक्टर चाहिए। तीसरे से तो स्टार्टिंग करनी, फिर आगे कितने चाहिए, तो आगे हमें चाहिए 2। तो यहाँ पे सिंपल हम 2 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर एच और यू आ जाएगा, क्योंकि एच तीसरे नंबर पे है। एक बार फार्मूला देख लेते हैं। एच तीसरे नंबर पे है तो वही तीसरे से ही स्टार्टिंग करेगा, और फिर 2 चाहिए तो ये 2 कैरेक्टर ला करके दे देगा। इसी तरह से जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये सभी में तीसरे अक्षर से लेकर के और 2 अक्षर उसके आगे के दे देगा, मिडिल से मिड के निकाल देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले फार्मूले देखते हैं हमारे क्या है, लेन। लेन फार्मूले से क्या होता है कि इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं। लेन फार्मूला ये लेंथ गिनता है कि आपके नेम में या जो भी इधर लिखा हुआ है उसमें कितने कैरेक्टर है। तो सिंपल आपको इक्वल टू लेन लगाना है, और सिंपल आपको टेक्स्ट का एड्रेस दे देना है। लेन का मतलब होता है लेंथ। तो यहाँ पर बता रहा है 5, तो इसे जब हम ड्रैग करेंगे तो ये लेंथ बताएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 बता रहा है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि स्पेस भी काउंट करता है। जैसे ARVIND 6 और राज 6 और 3 9 हो गए, बट ये 10 बता रहा है क्योंकि स्पेस को भी ये काउंट करता है। ये ही नहीं, जब भी किसी टेक्स्ट की लेंथ गिनी जाती है तो हर फार्मूला या हर जगह पे स्पेस काउंट किए जाते हैं। तो लेंथ फार्मूला क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉन्केटिनेट की तरफ। तो कॉन्केटिनेट फार्मूला क्या करता है, ये
किन्हीं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। एग्जांपल जैसे तो यहाँ पे मैंने जो नेम थे वो लिख लिए हैं अलग अलग। अब हम चाहते हैं इनको जोड़ना एक में, तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल है, कॉन्केटिनेट फार्मूला इक्वल टू कॉन्केटिनेट CO। तो इसमें बहुत ही आसान सा फार्मूला है। कॉन्केटिनेट फार्मूला क्या करता है? किन्हीं भी 2 या 3 या 4 जितनी आप चाहें उतनी स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। तो कॉन्केटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, राहुल का एड्रेस दे देंगे E15 और कामा लगाएंगे। आप क्या चाहिए? तो अब चाहिए हमें ये कुमार, उसके बाद तो सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये राहुल और कुमार इस तरह से आ जाएगा। बट बीच में हमें स्पेस भी चाहिए था, तो स्पेस ये अपने आप से नहीं लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि E15 के बाद हमें चाहिए स्पेस, तो कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखना है, एक बार हटा देते हैं। जैसे हमने E15 डाल दिया, E15 के बाद कॉमा, अब हमें चाहिए स्पेस। तो स्पेस जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए उसको डबल कोट के अंदर लिखा जाएगा फार्मूला के बीच में। तो डबल कोट यानी कि इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ एक लगाओ, फिर स्पेस और फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये डबल कोट के अंदर जो खाली जगह दिख रही है स्पेस है, फिर हम कॉमा लगाएंगे। और कॉमा इसमें क्या होता है, कॉमा से हम सेपरेट करते रहते हैं। कॉमा हर फार्मूले में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ सेपरेट रहे। अब ये कुमार, तो ये इस तरह से यहाँ पे F15 आ गया। तो अब अगर हम एंटर करेंगे तो ये बीच में स्पेस आ गया, राहुल कुमार। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर और कुछ चाहिए, जैसे राहुल कुमार है और उसके बीच में कुछ और चाहिए, उसके पहले कुछ और चाहिए, तो वहाँ पर भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे हमें UPCSS पहले जोड़ना है, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखिए डबल कोट और UPCISS डबल कोट और कॉमा। ये इतना मतलब यहाँ पर फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले UPCSS आएगा, फिर कॉमा, E15 आएगा, फिर कॉमा, स्पेस आएगा, फिर F15 का आ जाएगा। तो UPCSS और स्पेस ये दो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब फार्मूले में ही लिखी गई है, इसलिए डबल कोट के अंदर रहेंगी। और बाकी की जो है वो इधर से ली गई हैं, तो वो उनका एड्रेस आ जाएगा। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये UPCISS राहुल कुमार आ गया। अब UPCISS के बाद भी स्पेस चाहिए, तो अब इसी में स्पेस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो UPCISS राहुल कुमार समझ में आ गया होगा। अब इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको UPCISS नहीं चाहिए तो सिंपल फार्मूले को एडिट कीजिए और इसको हटा दीजिए, डिलीट। तो ये आपका UPCISS हट जाएगा और उधर से केवल नेम जो है अलग अलग कॉलम में, वो एक कॉलम में आ जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि नेम इधर स्मॉल में लिखा हो या किसी भी लेटर में लिखा हो, इधर कैपिटल लेटर में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे फार्मूले को आपको कैपिटल लेटर चाहिए प्रॉपर। अगर प्रॉपर चाहिए तो फिर पूरे फार्मूले को आपको प्रॉपर फार्मूले के अंदर लेना होगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर आपको लगाना होगा प्रॉपर, ये वाला फार्मूला जो अभी पीछे पढ़ के आ रहा है। सिंपल कुछ नहीं है, बस प्रॉपर यहाँ से लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन एक ब्रैकेट और बंद करना है इस तरह से। तो इससे होगा क्या कि प्रॉपर कैश वैसे तो एड्रेस लेता है और कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्केटिनेट से रिजल्ट निकल करके आएगा वो मिलेगा प्रॉपर कैश को। और प्रॉपर कैश क्या करता है पता है आपको, वो प्रॉपर लेटर में चेंज कर देगा इस तरह से। देखिए अब इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा कि कॉन्केटिनेट तो करेगा ही, साथ में उसको प्रॉपर भी बनाएगा। अगर आप कैपिटल चाहते थे तो अपर लगा देते, तो अपर कैश में भी बना देता। तो इस तरह से हम एक फार्मूले के अंदर दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आगे आने वाले प्रोजेक्ट में हम और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखेंगे। फिलहाल अभी कॉन्केटिनेट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या करता है कि अगर आप किसी नेम को मैच करवाना चाहते हैं तो हम मैच करवा सकते हैं। जैसे इक्वल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट, एग्जैक्ट में ये हम देंगे राहुल और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर हमें इसमें मैच करवाना है कि अगर राहुल लिखा है इस तरह से राहुल, और इसको भी डबल कोड के बारे में बता दिया है कि जब कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है तो डबल कोड, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये ट्रू बता रहा है। ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें हमने जो पूछा है राहुल वो एग्जैक्ट सही है। अब इसको ड्रैग करते हैं तो ये सारे और फॉल्स हैं क्योंकि और राहुल कहीं नहीं रिपीट हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैपिटल लेटर कर देते हैं, ये पहला वाला। तो देखिए ये भी फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि राहुल इसमें प्रॉपर लिखा है जबकि यहाँ पे हमने स्मॉल पूछा था, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अगर हम इसको वापस से स्मॉल कर देते हैं तो ये फिर से सही ले लेगा, ट्रू। और इसी चीज़ को अगर हम 2-3 जगह कॉपी कर देते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ सही हो जाएगी। ये देखिए ट्रू ट्रू ट्रू। तो एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन है ट्रिम, लास्ट फंक्शन है, इसको भी देखते चलते हैं। ट्रिम क्या करता है कि अगर टेक्स्ट में फालतू का स्पेस है वो हटा देता है। एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट वैल्यू, ये वैल्यू पेस्ट कर ली मैंने। और हो सकता है कि लिखते समय स्पेस ज़्यादा हो गया हो लास्ट में और वो दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ ट्रिपल स्पेस हो गया, यहाँ पे पहले स्पेस हो गया, यहाँ पर पहले हो गया, इस तरह से। तो ये फालतू के स्पेस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। तो सिंपल आपको अगर डेटा बड़ा है तो वहाँ पे अगर स्पेस एक एक करके आप हटाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला लगाएंगे ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे
और टेक्स्ट का एड्रेस देके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो राहुल कुमार आ रहा है इसमें स्पेस नहीं होगा फालतू का। ये देखिए इसमें इधर स्पेस था और इसमें इधर नहीं है। ये पीछे के ही नहीं, मतलब इधर के नहीं, आगे के भी स्पेस हटाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमने कई स्पेस किए थे, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो स्पेस नहीं होंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कैसे, इसमें तो फार्मूला लगा है। तो सिंपल हमने बताया था आपको, इसे कॉपी करना है और यह जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके पेस्ट वैल्यू, और ये आपका पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो स्पेस आगे नहीं है। देखिए मैं कर्सर एरो प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, फालतू के स्पेस जो होता है आगे और पीछे के वो हटा देता है, बट बीच के नहीं हटाता। देखिए यहाँ बीच में स्पेस था और है भी। तो आई थिंक ट्रिम फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला फंक्शन है एवरेज। एवरेज फंक्शन से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ डेटा है जो कि एक मोबाइल शॉप का है। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले दिन जो हमारे मोबाइल थे वो 10 मोबाइल बिके, दूसरे दिन 5 मोबाइल बिके, तीसरे और चौथे दिन छुट्टी थी यानी हॉलीडे था, और फिर इसी तरह से 5वें, 6ठे और 7वें, यानी ये जो डेटा हमारे सामने है 7 दिन का है, जिसमें पर डे कुछ किसी दिन 10 मोबाइल, किसी दिन 5 मोबाइल बिके हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ऑन एवरेज एक हफ्ते में कितने फ़ोन बिके, ऑन एवरेज का मतलब कि पर डे कितने फ़ोन बिके ऑन एवरेज। तो अगर आपको ये मैनुअली कॉपी पे निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मैनुअली अगर हमें कॉपी पे निकालना हो तो उसके लिए हम इन नंबरों को जोड़ लेंगे, इसको प्लस इसको, और यहाँ पर ये प्लस कर लेंगे इस तरह से। तो इसका जो टोटल फ़ोन बिके वो 32 फ़ोन बिके हैं, और कितने दिन में बिके हैं, 3 और 2 5, तो टोटल कितने दिन में, 5 दिन में 32 फ़ोन बिके हैं। तो अगर इसे एवरेज निकालना हो तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तो ऑन एवरेज जो फ़ोन बिके हैं वो मतलब 6.4, यानी कि मतलब 6 फ़ोन पर डे बिके हैं। तो ये आई थिंक मैनुअली निकालना समझ में आ गया होगा एवरेज। तो यही काम हम फंक्शन से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर इक्वल टू एवरेज फंक्शन लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट, और इसमें हमें नंबर देना है। तो यहाँ से और मतलब स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा नंबर दे देंगे। इस ये रेंज एड्रेस है B3 से और B9 तक, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये वही एवरेज हमें निकाल के दे रहा है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो हॉलीडे थी इसका एवरेज नहीं निकला, यानी कि एवरेज फंक्शन ने क्या किया है, इसको इग्नोर कर दिया है पूरी तरीके से। लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो छुट्टियाँ थी इनको भी साथ में काउंट करना है, मतलब छुट्टियों को भी काउंट करना है, पूरा 7 दिन का एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम एवरेज ए फंक्शन लगाएंगे। हम इस डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अब यहाँ पर हम उसके लिए एवरेज ए फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एवरेज ए, और यहाँ पर हम सिंपली उसका एड्रेस दे देंगे। तो इसका देखिए यहाँ पर एवरेज ए में ये 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है, यहाँ पर इसने क्या किया था कि जो हॉलीडे यानी छुट्टी थी इसको इसने काउंट नहीं किया था, और जबकि एवरेज ए ने क्या किया है, इसको भी काउंट किया है। मतलब जोड़ा है तब तो 32 आया, लेकिन जब इसने काउंट किया तो पूरा 7 दिन काउंट किया है, और इसको 32 को 7 से डिवाइड किया है, 32 को 7 से डिवाइड किया है, तो ये रिजल्ट आया है। तो एवरेज ए क्या करता है कि ये अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लेता है, और एवरेज में ये अल्फ़ाबेट काउंट नहीं करता। आई थिंक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला है काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर हम ये कॉपी कर लेते हैं। काउंट फंक्शन से आप नंबरों को काउंट कर सकते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं, तो वैसे तो यहाँ पर 2 और ये 3, टोटल 5 नंबर हैं, लेकिन जब डेटा बड़ा होगा तो उसके लिए हमें अगर काउंट करने की ज़रूरत हो कि नंबर कितने लिखे हैं इसमें, तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। सिंपल इक्वल टू काउंट, और इसका पूरा एड्रेस इस तरह से दे देंगे, एंटर करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसमें टोटल 5 नंबर लिखे हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट काउंट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, अगला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का क्या करता है, ये खाली सेल को काउंट करता है। अगर हम इसे पेस्ट करते हुए यहाँ पर कुछ डेटा बीच से डिलीट कर देते हैं, और अभी हमें काउंट करना है कि इसमें कितनी सेल जो है वो ब्लैंक हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर काउंट ब्लैंक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और पूरा रेंज इसका दे देंगे। तो ये बता रहा है कि इसमें जो है 2 ब्लॉक खाली है, यानी 2 सेल खाली हैं। अगला है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, ये अल्फ़ाबेट को काउंट करता है और नंबर को भी काउंट करता है। यहाँ पर जो काउंट फंक्शन था ये क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही काउंट कर रहा था। काउंट ए नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है इस तरह से। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल 5 बता रहा है। तो यहाँ पर ये 2 और 3 और ये 4 और 5, यहाँ पर भी 5 बता रहा था क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक सेल नहीं थी, हमने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया था। तो आई थिंक समझ गए होंगे। काउंट ये क्या करता है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, बट ये ब्लैंक को ये भी नहीं काउंट करता। ब्लैंक के लिए सिर्फ काउंट ब्लैंक ही है। अगला है काउंट इफ। तो काउंट इफ से आप पर्टिकुलर किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी छुट्टी हैं। अभी तो ये मान लीजिए 7 दिनों का रिकॉर्ड है, अगर ये पूरा 1 साल का रिकॉर्ड हो और फिर वहाँ पर हमें पता करना हो कि हमारी जो शॉप थी वो कितने दिन बंद रही, तो उसके लिए हम यहाँ पर काउंट इफ लगाएंगे और उसके बाद पहले रेंज दे देंगे। तो हमने रेंज दे दी और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद हमें इसमें क्या ढूंढना है वो चीज़ लिखनी होती है। जैसे काउंट इफ हमने लिखा है तो हमें क्या ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने हॉलीडे के लिए एच लगाना इस्तेमाल किया है, तो अगर 1 साल का डेटा होगा तो हम उसमें भी हॉलीडे जहाँ पर होंगी वहाँ पर हम एच ही लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के एच को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करेंगे और इसमें एच टाइप करेंगे और फिर डबल कोट और फिर ब्रैकेट क्लोज।
तो आई थिंक समझ गए होंगे। और यहाँ पर जब हम एंटर करेंगे तो ये बता रहा है 2, तो अभी 2h हैं, इसको 2h मिले तो ये 2 बता रहा है। अगर हम एक और h बढ़ा देते हैं इसमें तो वो 3 बताएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ और बढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो वो नहीं बताएगा। काउंट इफ अल्फ़ाबेट को नहीं, बल्कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उसी को ये फाइंड करेगा। तो आई थिंक काउंट इफ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला फंक्शन है मैक्स। तो मैक्स से हम मैक्सिमम संख्या पता कर सकते हैं, मैक्स यानी कि मैक्सिमम। तो हमारे सामने अगर रिकॉर्ड हो कुछ इस तरह से और इससे भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड हो, तो वहाँ पर अगर हमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट, और सिंपली हमें रेंज एड्रेस दे देना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पर निकाल देगा। इसी तरह से अगर हमें मिनिमम जानना हो तो हम मिन फार्मूला लगाएंगे, यानी कि MIN यानी मिनिमम, इक्वल टू MIN, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेंज एड्रेस दे देंगे नंबरों का और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम यानी छोटी संख्या यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। इसी को हम कॉपी करते हैं और अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है मोड। एक मोड फंक्शन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जो कि MOD था, यानी कि ये MOD यानी कि मोड ये भी था, लेकिन ये मॉडुलस निकालता था। MOD यानी मॉडुलस, रिमाइंडर निकालता था, शेषफल, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो MOD मोड ये वाला फंक्शन है ये अलग है। ये क्या करता है, ये रिपीटेड संख्या को निकाल के देता है। अगर हमें इसमें से जानना हो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, और सपोज कीजिए हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें हमें जानना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू मोड, और सिंपली यहाँ पर हमें एड्रेस देना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 25 आंसर दे रहा है कि जो 25 संख्या है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो अगर हम देखें तो 1 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है और बस 2 ही बार रिपीट हुआ है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 भी 2 बार रिपीट हुआ है और जो 60 है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये 25 ही आंसर में क्यों दे रहा है, तो ऐसा इसलिए दे रहा है, जब ऐसा होता है तो वो चेक करता है कि सबसे पहली कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले जो है वो 25 ही है। अगर 25 वहाँ ना होकर यहाँ पर अगर हम 500 कर दें और उसके बाद यहाँ पर हम 25 कर दें, तब भी ये 25 ही आंसर बताएगा, क्योंकि जो 25 है वो पहले है। 30 भी रिपीट हुआ है बट 30 से पहले 25 आ रहा है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि जो मोड फंक्शन होता है ये वाला MOD मोड, तो ये रिपीटेड संख्या को आंसर में देता है। हाइपरलिंक के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अब हाइपरलिंक यानी कि किसी दूसरी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट या फाइल के साथ में लिंक करना। तो हाइपरलिंक करने के 2 तरीके हैं। हम इंसर्ट में जाकर के डायरेक्ट यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाइपरलिंक, यहाँ पे क्लिक करके आप जिस फाइल, फोल्डर या फोटो या जो भी ओपन करना चाहते हैं, यानी जो भी लिंक करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर F ड्राइव में न्यू नाम के फोल्डर में कुछ इमेजेस हैं। जैसे मैं ये इमेज, ओके, यहाँ पे मैंने इमेज को लिंक कर दिया। इस साइज़ थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। और अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो भी फाइल या फोटो जो भी जुड़ा होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो ये तो हो गया ऑप्शन के जरिए। अब हमें क्या करना है कि इसी चीज़ को फार्मूले के जरिए, यानी हाइपरलिंक फार्मूले के जरिए जोड़ना है। तो होता क्या है कि फार्मूले के जरिए जोड़े या हम ऑप्शन से जोड़े, बात एक ही है। अंतर इतना है कि जब हमें बहुत सारे नेम हमारे पास होते हैं और उनके सभी के इमेज हम चाहते हैं कि एक ही बार में मतलब सारे इमेज जुड़ जाए, तो उसके लिए फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर इंसर्ट में जाके इस तरह से एक एक करके हम जोड़ेंगे तो फिर अलग अलग इमेजेस के लिए मतलब इस तरह से काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम 2 फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हाइपरलिंक को और भी थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। किस तरह से, पहले तो हम सिंगल हाइपरलिंक समझ लेते हैं नॉर्मली। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू हाइपरलिंक का फार्मूला लगाना होता है। और यही वाला एड्रेस मीन्स कि जहाँ पर जैसे कंप्यूटर में F ड्राइव में, यानी F ड्राइव में न्यू नाम के फोल्डर में अभय कुमार वर्मा की ये जोड़नी है इमेज। तो यहाँ तक पहुँचने का एड्रेस क्या है, सबसे पहले F ड्राइव में गए, फिर न्यू नाम के फोल्डर में गए, फिर इमेज का नाम है अभय कुमार वर्मा, और ये इमेज जो है वो प्रॉपर्टी में चेक करेंगे तो JPEG इमेज है। तो इसका भी ध्यान रखना है। अब आते हैं वापस और इसमें वही एड्रेस दे देते हैं। बस डबल कोट स्टार्ट करना है, F और फिर सेमी कॉलन और यहाँ पे स्लेश, और फिर उसके बाद न्यू फोल्डर में जाना है, फिर स्लेश। अब जितने भी फोल्डर हो बस ये स्लेश लगाते हुए आप बैक स्लेश लगाते हुए आप यहाँ पे जितने भी फोल्डर आपके हैं वो मतलब इस तरह से पूरा पाथ आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद इमेज का जो नाम है वो दे देंगे। और ध्यान रखना है कि बिल्कुल सेम नेम देना है, यानी वहाँ स्पेस वगैरह जो भी है वो हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभय कुमार वर्मा यहाँ हमने दे दिया है और .jpg लगा देंगे और उसके बाद डबल कोट से इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हो गया पूरा एड्रेस। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोट लगाएंगे और यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे जो यहाँ लिख के आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जैसे AK वर्मा लिख के आए कि उस AK वर्मा उसकी इमेज है यहाँ पे, और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये इसका फार्मूला है। इक्वल टू हाइपरलिंक मतलब फार्मूला क्या, ये फार्मूला है और ये उस इमेज का एड्रेस है, और यहाँ पर एक उसका फ्रेंडली नेम है जो यहाँ लिख करके आएगा। अब एंटर करेंगे तो ये AK वर्मा लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही वो इमेज ओपन होगी। ये देखिए यहाँ पे इमेज जो है वो ओपन हो रही है।
तो इस तरह से हाइपरलिंक हम बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब कई नेम होते हैं और फिर हमें हाइपरलिंक बनाना होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारे पास ये इतने नाम हैं, मैं इनको कट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब इन सभी नामों के इमेजेस, अब कितने भी नेम आपके पास हो उनके इमेज यहाँ पे जोड़ने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ध्यान ये रखना होगा, जो नेम यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ है उसी नेम से इमेज भी सेव होनी चाहिए। हमारे पास उसी नेमों से इमेज जो है वो सेव है। और दूसरी चीज़ कि ये सभी एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये सभी इमेज एक ही फोल्डर में है, बाकी इमेजेस कहीं भी हो किसी भी ड्राइव में, बस एक फोल्डर में होनी चाहिए। और जो नाम यहाँ पर है सेम वही यहाँ पर भी वही नाम होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक साथ में बहुत सारी फाइल मतलब इमेजेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसका एड्रेस तो हमें पता है कि F न्यू और ये अभय कुमार वर्मा। तो फिलहाल तो वापस आते हैं और यहाँ पे दो फार्मूले का कॉम्बिनेशन होगा, कॉन्केटिनेट और हाइपरलिंक का। तो देखते हैं, इक्वल टू सबसे पहले फार्मूला लगाना हाइपरलिंक, देन उसके बाद कॉन्केटिनेट। तो फार्मूला एक साथ लगाने हैं इस तरह से, हाइपरलिंक फिर कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट पीछे पढ़ चुके हैं, इससे हमें पता है क्या होता है। ये दो स्ट्रिंग को या दो तीन चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। जैसे अलग अलग कुछ लिखा है, जितेंद्र कुमार वर्मा, और कॉन्केटिनेट करेंगे तो वो तीनों चीज़ों को जोड़ देगा। बस वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, क्या कि हमें जो एड्रेस है उसको इस नेम के साथ में जोड़ देना है, क्योंकि एड्रेस जो है इसका, तो इन सभी का एड्रेस एक ही है और जो नेम है वो बदला है, मतलब अलग अलग है सबका नेम। तो बस कॉन्केटिनेट और डबल कोट स्टार्ट करेंगे। F ड्राइव में जाना है, कॉलन स्लैश, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जाना है न्यू नाम के फोल्डर में, और न्यू नाम के फोल्डर में जाने के बाद ये फिर बैक स्लैश लगाएंगे। और ये इतना जब हो जाएगा तब ये नाम आना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए पहले से हमें डबल कोट से बंद कर देना होगा, क्योंकि ये मतलब कांस्टेंट है। फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम इसका एड्रेस दे देंगे इस तरह से, B3 हो गया। अभी यहाँ पर B3 यानी अभय कुमार वर्मा आ जाएगा। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा, अभी लगाना है .jpeg, तो उसके लिए फिर डबल कोट स्टार्ट करेंगे और यहाँ लगाएंगे .jpg और फिर डबल कोट से इसको भी बंद कर देंगे। और फिर उसके बाद कॉमा और यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंडली नेम, यानी यहाँ पर लिख के क्या आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे img लिख देता हूँ, या इससे डबल कोट यहाँ पर फिर से लगाना है और फोटो लिख देता हूँ और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। इसमें जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो फोटो है ये यहाँ पे नहीं होगा कॉमा, बस यहाँ .jpeg तक ये इतना फार्मूला कॉन्केटिनेट के अंदर रहेगा, और जो डॉट फोटो है वो हाइपरलिंक का फ्रेंडली नेम होता है, वो यहाँ पर होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फोटो और इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह से। तो ये फार्मूला आप एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए, एंटर। तो ये यहाँ पर फ्रेंडली नेम उसका लिख के आ चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। तो इसको ड्रैग करने से क्या होगा कि अब इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, इसको मैं एडिट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे B6 इसने लिया, B6 यानी कि यहाँ पर जो भी नेम लिखा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से काफ़ी आसानी से हम कितने भी सारे फ़ोटो ये जोड़ सकते हैं। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इसी मतलब नाम का फ़ोटो खुलेगा, आदित्य सविता नाम का फ़ोटो, ये देखिए। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वाला फ़ोटो ओपन होगा। तो आई थिंक हाइपरलिंक फार्मूला जो है वो क्लियर हो गया होगा, और साथ में कॉन्केटिनेट फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। वी लुकअप, तो वी यानी कि वर्टिकल, और लुकअप यानी कि ये जो वी लुकअप और एच लुकअप ये फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड है, यानी डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने कुछ व्यक्तियों का डेटा है, यानी रिकॉर्ड है, जिनकी स्टूडेंट आईडी है, कुछ स्टूडेंट हैं, उनके नेम है, और ये उनके कोर्सेज हैं, एज और बैच टाइम। इस तरह से डेटाबेस यानी कि डेटा कुछ भी हो सकता है और छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ये होता है हमारा डेटाबेस। और जो वी लुकअप फंक्शन है ये डेटाबेस पर ही काम करता है। किस तरह से काम करता है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो वी का मतलब वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टर्म होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल होता है, अगर इस तरह से मतलब कोई चीज़ है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और अगर इस तरह से है तो वो वर्टिकल कहलाती है। तो आई थिंक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई बोले हॉरिजॉन्टल तो माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए इस तरह की, और वर्टिकल तो इस तरह से पिक्चर बननी चाहिए। तो यहाँ पर जब वर्टिकल यानी वी लुकअप की बात करते हैं तो पिक्चर माइंड में ये बननी चाहिए, यानी कि डेटाबेस से हम इस तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब क्या, वो हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल तो वी लुकअप फंक्शन से हम डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं मीन्स कि मान लेते हैं ये तो हमने छोटा सा रिकॉर्ड लिया है, अगर हमारे पास कम से कम 500 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड यहाँ पे इसी तरह से मतलब पूरा है कंप्लीट, और अब यहाँ पर मान लो 500 स्टूडेंट हैं और हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज पता करनी हो, या उसका कोर्स पता करना हो, या उसका बैच टाइम पता करना हो, तो हमें क्या करना होगा कि उन 500 स्टूडेंटों में उसे ढूंढना पड़ेगा उस स्टूडेंट को कि वो कहाँ पर है, और फिर उसके बाद हम उसका बैच टाइम देखेंगे।
तब हमें पता चलेगा 500 स्टूडेंटों में पूरा ढूंढना पड़ेगा। जितनी बार जितने स्टूडेंटों को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, हर बार हमें 500 स्टूडेंटों का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। हालांकि हम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें UPCI 04 नाम का स्टूडेंट सर्च करना है तो सीधे हम फाइंड ऑप्शन खोलेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, फाइंड कर लेंगे, तो वो फाइंड करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये देखेंगे या किसी व्यक्ति को दिखा रहे होंगे, किसी ने कहा जा रहा है ये बताइए कि इस रोल नंबर का स्टूडेंट जो है उसका बेस्ट टाइम क्या है, तो अगर हम सर्च करके उसको दिखाएंगे तो वो एक स्टूडेंट का तो देखेगा ही, साथ में ऊपर और नीचे कई स्टूडेंटों का भी रिकॉर्ड वो देख सकता है। तो इस चीज़ को हम VLOOKUP फार्मूला से फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि हमें जो चीज़ सर्च करनी है हमारे पास सिर्फ वही एक रिज़ल्ट होगा। तो इससे इस चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, VLOOKUP यानी कि वर्टिकली लुकअप। तो कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट ID यहाँ पे हमने कुछ फील्ड बना रखी है। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना डेटाबेस है सारी चीज़ें अगर चाहिए तो यहाँ पे अब सारे रिकॉर्ड बना लो। हमें स्टूडेंट ID से क्या करना है, स्टूडेंट ID से नेम, कोर्स और बैच टाइम 3 चीज़ें पता करनी है। एज नहीं पता करनी है, अगर पता करनी हो तो एज का कॉलम भी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमें एज नहीं पता करनी है। तो हम इसे सर्च कैसे कर रहे हैं, स्टूडेंट ID से। और स्टूडेंट ID जो है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 चल रहा है तो फिर इसी वाइज सीरियल वाइज चलना चाहिए। अगर इसकी UP4 है, UPCI 04 ID है, तो दूसरे व्यक्ति दूसरे स्टूडेंट की जो ID है वो UPCI 04 नहीं होनी चाहिए। हमारे डेटाबेस में कोई एक चीज़ यूनिक होनी चाहिए। तो हम ये हमारे पास जो है वो यूनिक है, स्टूडेंट ID। और जो यूनिक होता है उसको हम फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, यानी कि इधर पूरे डेटाबेस से फर्स्ट नंबर के कॉलम पर। वैसे फर्स्ट कॉलम यहाँ है, बट डेटाबेस के हिसाब से देखें तो इतना है फर्स्ट कॉलम। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ID में हमें फार्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। नेम में आके हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे VLOOKUP। तो इक्वल टू VLOOKUP फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देनी है हमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, तो लुकअप वैल्यू ये होती है जिससे जरिए हम डेटा को फैच करना चाहते हैं, मतलब ढूंढना चाहते हैं। हम ID के जरिए डेटा को ढूंढना चाहते हैं ना, तो ID हम लिखेंगे कहाँ, यहाँ तो नहीं लिखेंगे, कहीं भी थोड़ी ना लिख सकते हैं। ID हम इसी के नीचे लिखेंगे। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, इसका एड्रेस दे देंगे, यानी G11। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे मतलब जो इसमें पूछा जा रहा है कि जो टेबल है डेटाबेस की वो कहाँ पर है, तो ये हमारी पूरी टेबल है। पूरी टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। आपका डेटाबेस जितना बड़ा हो आप पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली है। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि किस कॉलम से, मतलब ID के जरिए कौन सा रिकॉर्ड ढूंढना है इसमें। तो इसमें हमें क्या जानना है, नेम जानना है। क्या जानना है, नेम। तो यहाँ पर नेम हम देखेंगे अपनी डेटाबेस टेबल में, नेम की जो पोजीशन है वो दूसरे कॉलम में है। कौन से कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम पर है। 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे सिंपल, और कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर 2 ऑप्शन, कॉमा लगाने के बाद 0 और 1 होता है। तो यहाँ पर 1 होता है ट्रू के लिए, यानी अप्रॉक्सीमेटली मैच, और 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल हम 0 लगाएंगे। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करवाना है, इसलिए डेटाबेस में हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे लास्ट में 0, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब एक बार फार्मूला फिर से समझ लेते हैं। VLOOKUP G11 यानी लुकअप वैल्यू ये हो गई। फिर कॉमा F3 से J8 तक, यानी कि पूरा डेटाबेस टेबल। फिर कॉमा 2 यानी कि नेम हम सर्च कर रहे हैं, तो ये वाला कॉलम हो जाएगा, और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ये कॉमा लगा के सेपरेट करने हैं। सिंपल सा फार्मूला एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे NA आ रहा है। NA मतलब नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि ID तो हमने डाली ही नहीं ना। अब हम ID डालते हैं। तो ID हम जैसे डाल देते हैं UPCI 03। तो जैसे ही हम UPCI 03 डाल के एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम दे देगा सुरेश। ये देखिए सुरेश दे दिया इसने। अब ये काम कैसे कर रहा है फार्मूला देखिए। VLOOKUP G11 यानी ID को क्या करता है कि इससे मैच करता है। अब ये कैसे पता चला इसको कि जो ID है वो इसी कॉलम में है। तो जैसा कि हमने बताया VLOOKUP फार्मूला जो होता है वो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी फर्स्ट कॉलम में जो भी होगा उसी से मैच करेगा। अब सोचो कि नेम को आगे कर दे, ID को पीछे कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जिससे आप लुकअप वैल्यू जो यहाँ है, यानी ID के जरिए सर्च करना चाहते हो, ID फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको फर्स्ट कॉलम से मैच कराएगा कहीं ना कहीं से, और ये इससे मैच हो गया तो उसके आगे की उसके आगे जो भी होगा वो यहाँ ला के दे देगा। तो यहाँ पे हमने डाला गया था 2, तो ये दूसरे कॉलम से ला करके देगा। अगर यहाँ 3 डाला होता तो ये तीसरे कॉलम से ला करके देता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि जब आईडी डालें तो स्टूडेंट का नेम तो आना चाहिए, साथ में कोर्स भी आना चाहिए। तो कोर्स आने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिर से वही VLOOKUP फार्मूला लगा देंगे। अभी हम लगा रहे हैं, बाकी एक बार अगर लगा चुके हैं तो उसे हम ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार और लगा लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, कॉमा टेबल एरे फिर से हमारा वही होगा, कॉमा अब की बार कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो कोर्स ये तीसरे कॉलम पर है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे कोर्स भी आ रहा है। तो ये देखिए UP03 नाम का कोर्स DC है। अब बैच टाइम में क्या करना है, इसी को पकड़ के ड्रैग कर दो। तो इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो उसमें जो एड्रेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं मीन्स अगर यहाँ G11 है तो इसको ड्रैग करने पर यहाँ पे G12 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हम फर्स्ट वाले में जब फार्मूला लगाएंगे तो इनको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट के बारे में पता होगा, हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। एब्सोल्यूट का मतलब कि सेल को फिक्स कर देना। उसके लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे G और 11 के पहले डॉलर लगा देंगे और यहाँ पर भी डॉलर लगा देंगे, डॉलर ये इस तरह से, और एंटर कर देंगे। तो ये आ रहा है सुरेश। अब इसको ड्रैग कर देंगे और अभी तीनों में सुरेश आ रहा है क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर तीनों में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 और यहाँ पे हम कर देंगे 4 इस तरह से। तो अभी ये जो आंसर है ये सब क्लियर है, सही है। अब यहाँ पे आईडी हम चेंज करते हैं, UPCI 05। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हर्ष CCC और ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक VLOOKUP फार्मूला जो है क्लियर हो गया होगा। और बाकी इस VLOOKUP फार्मूले पे हम आगे प्रोजेक्ट भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। काफ़ी एडवांस फार्मूला, इसको मतलब कई फार्मूले मिला करके एक फार्मूला बनाते हैं तो काफ़ी पावरफुल फार्मूला बनता है। HLOOKUP फंक्शन यानी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि VLOOKUP यानी कि इस तरह से पिक्चर बननी चाहिए और HLOOKUP यानी कि माइंड में इस तरह से पिक्चर बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमने VLOOKUP में देखा था कि जो डेटाबेस था वो VLOOKUP यानी वर्टिकली ढूंढ करके दे रहा था। वर्टिकली मीन्स कि जब आईडी डालते थे तो ये डेटा वर्टिकली ढूंढता था इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि इसमें HLOOKUP में हॉरिजॉन्टली यानी इस तरह से डेटा को फैच करके यानी कि ढूंढ करके देता है। किस तरह से, देखिए पहले यहाँ पे मैं कुछ डेटाबेस समझा देता हूँ कि ये डेटाबेस कैसा है। तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं यानी एम्प्लॉय हैं। अरविंद एक एम्प्लॉय है जिसने जनवरी में जितनी भी सेल की होगी वो यहाँ लेके आएगा। एक कंपनी है जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है कि किस एम्प्लॉय ने किस महीने में कितनी सेल की है। इसी तरह से और भी मंथ हो सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 3 मंथ लिए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ ताकि मतलब कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको और बताना चाहूँगा, रैंड बिटवीन। अगर यहाँ पे कुछ भी रैंडमली ऐसे वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक सिलेक्शन बना लेंगे और सिलेक्शन बना लेंगे या ऐसे ही फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन इस तरह से। और बॉटम, तो हम बॉटम यानी सबसे कम संख्या चाहते हैं कि 2500 कॉमा टॉप 3000 एंटर। तो अब क्या होगा, 2500 से 3000 के बीच में यहाँ पे सब संख्याएं ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी इस तरह से। लेकिन अभी तो ये फार्मूला है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में इसी के ऊपर हम पेस्ट वैल्यू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब सिर्फ इसमें जो बची है वो क्या है, वैल्यू है। फार्मूला हट गया। तो आई थिंक रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे रैंडम नंबर अपने आप से ले लिए जहाँ से जहाँ तक चाहिए थे, बॉटम टू टॉप। अब आते हैं HLOOKUP पे। अरविंद ने जनवरी में 2509 रुपये, फरवरी में 2575 और मार्च में 2552 रुपये की सेल की है। यहाँ पर मान लेते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और हम चाहते हैं कि अरविंद ने जनवरी में कितनी सेल की है वो फिल्टर होकर हमारे सामने यहाँ पे अलग आए। मतलब वैसे तो हम यहाँ पे वही चीज़ है डेटाबेस से देख सकते हैं, लेकिन हम सेपरेटली उसको देखना चाहते हैं तो हम HLOOKUP फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू HLOOKUP और फिर लुकअप वैल्यू देनी है। तो लुकअप वैल्यू यानी कि नेम हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहीं की वैल्यू दे देंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे। तो टेबल अरे हम ये वाली दे देंगे, हमारा यही डेटाबेस है, कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर। रॉ इंडेक्स नंबर मतलब कि हमें जिसे ढूंढना है वो कहाँ पर है, जिसे ढूंढना है मतलब अरविंद का रिकॉर्ड देखना है या राहुल का। अब एक चीज़ और है कि HLOOKUP फंक्शन में हम सिर्फ एक ही व्यक्ति का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर अरविंद का रिकॉर्ड यहाँ पर हम देखेंगे तो अरविंद का ही रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसकी जनवरी की सेल, उसकी फरवरी की, उसकी मार्च की, इस तरह से। राहुल का नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और थोड़ी देर में हम वो फार्मूला भी अभी देखेंगे। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ एक ही व्यक्ति की डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर रॉ इंडेक्स नंबर में हमें जिस व्यक्ति की डिटेल देखनी है उसका रॉ इंडेक्स नंबर देंगे। तो राहुल, तो 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे राहुल है तो यहाँ पे हम रॉ इंडेक्स नंबर डाल देंगे 3 और कॉमा लगाएंगे वही फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये पीछे हम उसमें पढ़ चुके हैं
वी लुकअप एच लुकअप में बस इतना ही अंतर है कि ये वर्टिकली डेटा फिल्टर करता है और ये हॉरिजॉन्टली। इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर लेता है, जैसे यहाँ लगाया था तो 2 दिया था, और इसमें रो इंडेक्स नंबर लेता है, बस इतना सा अंतर है। और एंटर प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है नॉट अवेलेबल इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बताया नहीं है कि क्या चाहिए। अगर हम जानना चाहते हैं कि मार्च की कितनी सेल है इसकी, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सेल मार्च। अब यहाँ पर अगर पॉइंट हम नहीं लगाते तो क्या होता है, देखिए गलत बता रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। एग्जैक्टली वही चीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे है। अब देखिए मार्च की सेल बता रहा है ये, हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या डाला था 3 यानी कि ये सुरेश का बता रहा है मार्च का, मतलब ये रिकॉर्ड की जो फील्ड है इसको भी इसने काउंट कर लिया है। तो अगर हम सुरेश का जानना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, 3 मतलब ये राहुल का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो राहुल का जो मार्च का सेल है वो देखिए यहाँ पे कितना है 2975, तो ये सही दे रहा है। अगर हम फरवरी का जानना चाहें तो यहाँ पे हम फरवरी पेस्ट कर देंगे, तो ये देखिए फरवरी का सेल बता रहा है, राहुल का फरवरी का सेल। तो इस तरह से हम सेल मतलब फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक फंक्शन और देखते हैं, मैच फंक्शन, फिर उसके बाद वापस एक बार एच लुकअप पे फिर से आएंगे। तो मैच फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैच फंक्शन क्या करता है, तो यहाँ पर मैं मैच फंक्शन इसी डेटाबेस पर लगा करके आपको दिखाता हूँ। मैच फंक्शन करता क्या है कि यहाँ पर हम जो भी मैच करवाते हैं उसका एक रो इंडेक्स नंबर मतलब इंडेक्स नंबर दे देता है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि UPCI 03 की जो पोजीशन है वो क्या है। वैसे तो हमें पता है कि 1 2 3 और ये 4 यानी कि 4th नंबर पे है, हमें पता है। बट अगर हम जानना चाहते हैं तो मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और मैच फंक्शन क्या करता है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है मीन्स कि अगर चेक करेंगे तो वो 4 रिजल्ट का देगा। अभी देखते हैं। तो मैच लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा लुकअप एरे, क्योंकि हम पूरे डेटाबेस से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम से किस आईडी की क्या वैल्यू है ये हमें पता करनी है। तो बस केवल इतना ही एड्रेस देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये बता रहा है 4, यानी UPCI 03 की जो पोजीशन है वो 4th नंबर पे है। और UPCI 05 की अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसकी भी जान सकते हैं, इसकी 6 पोजीशन है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैच फंक्शन क्या करता है। मैच फंक्शन उसकी वैल्यू ला करके दे देता है, यानी कि जिस मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा उसको फैच करेगा और देखेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। तो इसमें फार्मूला क्या लगा, इक्वल टू मैच CL11 यानी कि वैल्यू लुकअप वैल्यू कामा F3 से F8, यानी कि ये चीज़ उसको कहाँ मिलेगी वो हमें बताना है, और कामा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। छोटा सा फार्मूला है। तो ये मैच फंक्शन हो गया। मैच फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। अब आते हैं एक बार एच लुकअप में। तो अगर हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का मतलब नेम भी हम बदल सकें तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि जो नेम यहाँ पे मैं डालूँ और जनवरी की सेल यहाँ पे या फरवरी की सेल डालूँ तो रिजल्ट यहाँ आना चाहिए, तो सिंपली हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू एच लुकअप। और लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, तो लुकअप वैल्यू हमारी जो है वो अब की बार यहाँ पे देते हैं, मतलब जनवरी और फरवरी की जो सेल है वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद कामा टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा क्या है, ये पूरा टेबल हो गया। फिर लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर यानी कि अगर हमें राहुल की डिटेल जाननी है तो राहुल तीसरे रो पे है तो यहाँ पे 3 डालेंगे। बट हमने अभी क्या बताया कि अब हम यहाँ पे मैच फंक्शन लगाएंगे। कैसे, यहीं पे मैच फंक्शन, क्योंकि मैच फंक्शन क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो पूरा मैच फंक्शन जो होगा तो वो इंटीजर यहाँ पे रिटर्न करके देगा। किस तरह से देखते हैं, पहले लगाते हैं मैच फंक्शन। तो यहाँ पे कॉमा के बाद हमने मैच फंक्शन स्टार्ट किया। अब जब मैच फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से लुकअप वैल्यू, मतलब ये मैच फंक्शन का काम है। तो मैच फंक्शन में हम यहाँ पर उसकी लुकअप वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और कॉमा लगाएंगे। और लुकअप अरे क्या होगा, तो लुकअप अरे इसका भी हम यही दे देंगे कि हमें मतलब इसी से डेटा फैच करना है। और फिर कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। मैच फंक्शन का ब्रैकेट जो हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। और अब वापस आ गए हम एच लुकअप फंक्शन में, नीचे देख सकते हैं। और एच लुकअप फंक्शन में अभी कॉमा लगा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और 1 लिखना होगा इस तरह से, और फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको भी एक बार और एडिट कर देंगे हम। फिलहाल अभी यहाँ पे लिखते हैं जनवरी की सेल, और यहाँ पे मैं सुरेश को कॉपी करके, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। सुरेश की जो जनवरी की सेल है वो 2840 है। सुरेश जनवरी की सेल 2840। और यहाँ पे मैं हर्ष लिखता हूँ, तो देखिए हर्ष की जो जनवरी की सेल है वो 2558 है। अब मैं मार्च की सेल जानना चाहता हूँ, हरीश की ही, तो मार्च की सेल जान सकता हूँ, मतलब हर्ष की ही, तो हर्ष लिखा रहेगा और यहाँ पे मंथ बदलते रहो। तो इस तरह से। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो नेम होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अगर रिकॉर्ड होंगे तो बस 12 ही हो सकते हैं। मतलब ये कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 होंगे, क्योंकि 12 मंथ ही होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बार बार यहाँ पे हमें लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना देंगे।
में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेट कर देंगे ताकि एक लिस्ट हमारे सामने बन जाए। डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में एक बार फिर से जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, लिस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें हम इसका एड्रेस दे देंगे जितना भी हो। अगर आपके पास 12 मंथ है तो 12 मंथ दे दीजिए, फिलहाल मैं यहाँ पे 3, और इसे वापस से ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे तीनों चीज़ें की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। फरवरी तो ये फरवरी की सेल बता रहा है, मार्च तो ये मार्च की बता रहा है। अब सोचो कि नेम में भी ऐसे ही कर दे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि नेम बहुत मतलब कई सारे हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, तो नेम तो फील्ड रखनी पड़ेगी इसी तरह से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैच इसको एडिट करते हैं, काम कैसे कर रहा है। एच लुकअप O10 मतलब ये हो गया, सेल जो मार्च का है ये O10 हो गया। एच लुकअप के लिए ये लुकअप वैल्यू होगी O10, कॉमा M3 से P8 तक, M3 से P8 तक मतलब ये पूरा डेटाबेस, फिर कॉमा और मैच फंक्शन। तो यहाँ तो वैसे तो रॉ इंडेक्स नंबर देना था हमें, लेकिन हम उसकी जगह पे हमने यहाँ से और यहाँ तक मैच फंक्शन लगा दिया। तो मैच फंक्शन लगाने से क्या हुआ, ये रिटर्न करके देगा वैल्यू। कितनी दे रहा है रिटर्न करके, हर्ष है तो यहाँ पे दे रहा होगा 3, 2, 5 और ये 6, यहाँ पे 6 दे रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 6 ही लिखा हुआ है। अब मैच फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो N11 यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको M3 से M8 तक मैच करके दो, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और उसकी मैच करेगा जो भी उसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पे बता देगा। तो आई थिंक एच लुकअप और मैच फंक्शन दोनों क्लियर हो गए होंगे, और वी लुकअप और हाइपरलिंक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और एक बचा है एफ एरर, इसको भी फटाक से देख लेते हैं क्या होता है। तो एफ एरर बहुत ही छोटा सिंपल फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि जब भी फार्मूले में कोई एरर आती है तो उसकी जगह पे क्या शो हो, ये चीज़ हम एफ एरर में तय कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी ये लिख के आ रहा है, अभी डेटा सही है तो ठीक है। अब किसी ने अगर डाल दिया यहाँ पे UPCI 010, अब 010 नाम का तो रिकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या लिख के आ रहा है NA करके, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कि मतलब हम चाहते हैं कि जब कोई एरर हो, किसी भी तरह की एरर हो, अगर किसी भी तरह की एरर होगी तो उसका सीधा मतलब यही तो होगा कि डेटा नहीं है, क्योंकि अगर डेटा होगा तो एरर नहीं आएगी, और अगर कोई एरर आई तो इसका मतलब है कि डेटा नहीं है। तो अगर UP010 डाल रहे हैं तो UP010 इसमें रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो यहाँ पर ये मतलब NA लिख के आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि NA ना लिख के आए, बल्कि उसकी जगह पे हम जो चाहें वो लिख के आए, जैसे नॉट डेटा, नॉट फाउंड, या नो डेटा, या नो रिकॉर्ड, इस तरह से। तो यहाँ पर हम वही चीज़ इफ एरर फंक्शन में लगाते हैं। इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए वही चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें एक फंक्शन और हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, मतलब इस पूरे फंक्शन को एफ एरर में ले लेंगे, इफ एरर, इस तरह से। तो इस पूरे फंक्शन को हम एफ एरर फंक्शन में ले लेंगे। इफ एरर यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस आएंगे हम यहाँ पर। तो इफ एरर फंक्शन में क्या होता है, बस वैल्यू देनी होती है, और वैल्यू इफ एरर, यानी कि वैल्यू तो हो गई इफ एरर फंक्शन के लिए, वैल्यू हो गई पूरी ये उसके लिए वैल्यू हो गई। तो अगर ये वैल्यू काम कर रही है तब तो इफ एरर फंक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये नहीं काम करेगा फार्मूला, तब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और डालेंगे कि तब क्या लिख के आना चाहिए, यानी वैल्यू इफ एरर, यानी एरर होने पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, और एक सेकंड इसको डबल कोट के अंदर लिखना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मतलब रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे मैं नाम यहाँ पे बदल देता हूँ, जैसे राम कर दिया, तो राम तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख के आएगा डेटा नॉट फाउंड, इस तरह से। और जैसे ही मैं सही नाम डालूंगा, जैसे राहुल, तो फिर से रिजल्ट हमें दे देगा। तो इस तरह से हम इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा और बेहतर और अच्छा मतलब इंटरफेस का बना सकते हैं, गुड इंटरफेस। तो फिलहाल यहाँ पे इफ एरर फंक्शन बहुत ही सिंपल है, इफ एरर, और लास्ट में हमने यहाँ पर कॉमा लगा करके डेटा नॉट फाउंड, ये इतना केवल बढ़ाना है। अब आप क्या इस मतलब इस फंक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए कहाँ पर क्या लगा हुआ है। फार्मूला बड़ा है, इस पर मत जाइए, फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट करके फिर से देखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने मतलब यहाँ पर इस पार्ट में ये सारे फंक्शन कवर कर लिए हैं, हाइपरलिंक, वी लुकअप, एच लुकअप, एफ एरर, मैच। तो एफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे, सिंपली आपको यहाँ पे लगाना है एफ एरर, और यहाँ लास्ट में आकर के कॉमा लगाना है और लिख देना है डेटा नॉट फाउंड, और ये डबल कोट में रहेगा, थोड़ा डबल कोट,
तो यहाँ पे देखिए बता रहा है डेटा नॉट फाउंड, इसमें नहीं बता रहा क्योंकि अभी फार्मूला जो है वो इसी में लगा हुआ है। यहाँ पे पोजीशन होगी 3 और यहाँ पर होगी 4। ये देखिए क्योंकि ये 10 का रिकॉर्ड है ही नहीं और ये आ गया। जो ये फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन, ये फंक्शन देखने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर और दूसरे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी इनको कहा जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आता है कि प्लस माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और ये मॉडुलस, ये जो हमारे ऑपरेटर होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और इनका इस्तेमाल हम जानते हैं। एग्जांपल, अगर हमें जोड़ना होता है तो सिंपली हम 45 + 65 ऐसे लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। कैसे? ये एक ऑपरेटर के जरिए, यानी प्लस ये क्या है? ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ये कंपैरिजन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर कह सकते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ये भी इसी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कंपेयर करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। यहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं क्या कैसे कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एज लिखी हुई है, तो अगर हमें कंपेयर करना है कि इसमें 20 से नीचे है या ऊपर है, मतलब इस तरह से, मतलब हमें कंपैरिजन यहाँ पर मतलब करना है, तो हम सिंपली लगाएंगे इक्वल टू और इसका एड्रेस दे देंगे C5। हम जानना चाहते हैं कि इसमें 20 के बराबर है कि नहीं है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू, यानी जब हमें बराबर जानना हो तो इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें बराबर नहीं जानना हो यानी नॉट इक्वल टू, तो ये साइन होता है, यानी कि ये ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू के लिए। बड़ा अगर जानना हो तो ग्रेटर देन, बड़ा के मतलब बढ़ते क्रम में जानना हो तो ग्रेटर देन, और घटते क्रम में जानना हो तो लेस देन। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी बढ़ते क्रम में और बराबर जानना हो तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हमें जानना है कि इसमें 20 के बराबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे C5 लगाएंगे और इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 20। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये वाला जो इक्वल टू है ये तो फार्मूला शुरू करने से पहले लगाया जाता है। 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब फार्मूला क्या होता है, जब हम इक्वल टू लगा करके शुरू करते हैं तो वो एक फार्मूला होता है। और फंक्शन क्या होते हैं, तो जो फार्मूले के बीच में हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। जो पीछे हमने कई सारे फंक्शन पढ़े, सम, इफ, एवरेज, मैक्स और एंड, और ये जितने भी हैं ये फंक्शन होते हैं। तो जब हम फार्मूले के बीच में फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो फंक्शन होता है। बट इक्वल टू स्टार्ट किया तो ये पूरा तुम्हारा फार्मूला होगा, ये आपका फार्मूला होगा। अब ये वाला जो इक्वल टू है ये ऑपरेटर है, ये कंपेयर करेगा C5 को 20 से कंपेयर करेगा। तो C5 में क्या है, 90 है। ऑपरेटर कौन सा लगा, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। तो ये कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट जो होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं। अगर कंडीशन मैच कर रही है तो आंसर ट्रू आता है, और कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही है तो आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो C5 में लिखा है वो 20 के बराबर नहीं है। तो एंटर करेंगे तो ये फॉल्स आ रहा है। अगर इसको हम ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये भी फॉल्स है क्योंकि ये 20 के बराबर नहीं है, और ये ट्रू है क्योंकि ये 20 के बराबर है, इक्वल है। सिर्फ एक ही 20 के इक्वल था तो एक ही ट्रू है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इक्वल टू की जगह पे हम दे देते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब कि C5 ग्रेटर देन 20। अगर C5 में 20 से बड़ा है, अगर C5 में 20 से बड़ा है तब रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर कंडीशन चलती है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ C5 में 20 से बड़ा तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगर इसको ड्रैग करते हैं हम, तो देखिए ये ट्रू है क्योंकि ये 20 से बड़ा है, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये 20 है। तो हमने यहाँ क्या पूछा है, 20 से बड़ा, बढ़ते क्रम में, तो ये 20 के बराबर है, बड़ा नहीं है उससे, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। तो ये ट्रू है क्योंकि ये बड़ा है, ये भी ट्रू है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर लेस देन लगाते हैं तो ये लेस देन के हिसाब से काम करेगा, नॉट इक्वल टू लगाते हैं तो नॉट इक्वल टू के हिसाब से काम करेगा। देखिए ट्रू बता रहा है, क्यों? क्योंकि जो C5 में लिखा हुआ है वो 20 के नॉट इक्वल टू है, मतलब C5 नॉट इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन सही है। ये देखिए ट्रू आ रहा है। नॉट इक्वल टू में ये होता है कि जब बराबर नहीं होगा तब ट्रू आएगा, तो ये बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा। और अगर इक्वल टू लगाएंगे तो जब बराबर होगा तब ट्रू आएगा। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक जो हम सिंपली यहाँ पे इक्वल टू C5 और एक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ फार्मूले में हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं एंड और, तो ये फंक्शन जो हमारे होते हैं ये लॉजिकल फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन जो होते हैं ये लॉजिकल फंक्शन होते हैं और इन फंक्शनों का इस्तेमाल लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। इनसे बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें दो कंडीशनों को मैच करवाना है, यानी दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, तो इसके लिए हम अगर सिंपली यहाँ पे लिखते हैं तो वो नहीं काम करेगा। अगर हम किसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एंड या और अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो होगा वो सही होगा। किस तरह से? अगर हम जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 18 साल से ऊपर है और ADCA कोर्स या DICPA कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब हमारे पास ये डेटा है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एजेस के हैं और अलग अलग कोर्सेज के हैं। तो अगर हमें यहाँ पे जानना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 18 साल से ऊपर है प्लस ADCA कोर्स भी कर रहे हैं, अगर हमें सिर्फ 18 साल के ऊपर जानना होता तो सिंपल था, हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू C5 ग्रेटर देन और 18 एंटर। तो ये बता रहा है ट्रू, यानी कि ये 18 से ऊपर है। अब इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये फॉल्स है क्योंकि ये 18 से ऊपर नहीं है, 18 ही है, और यहाँ ये भी फॉल्स है, बाकी के ट्रू है। तो इससे ये पता चला कि ये 18 से ऊपर है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये ADCA कोर्स ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी 18 से ऊपर है, ट्रू बता रहा है, जबकि ये ADCA कोर्स नहीं कर रहा है, यानी हमारे लिए हिसाब से ये फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 या 3 कंडीशन को कंपेयर करना है और दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तब रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम एंड फंक्शन का। तो सिंपली यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू एंड फंक्शन और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद पहला लॉजिक देंगे, लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 हमारा क्या होगा कि C5 में यदि ग्रेटर देन 18 है, C5 में यदि ग्रेटर देन 18 है, यानी कि C5 में यदि 18 से बड़ा है, और फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद लॉजिक 2। तो लॉजिक 2 हमारा क्या होगा D5, और D5 में हम देंगे, इसमें अल्फ़ाबेट बढ़ते क्रम में यहाँ पे ग्रेटर देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें बराबर, यानी कि ADCA के बराबर D5 इक्वल टू, और डबल कोट के अंदर लिखेंगे ADCA इस तरह से, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एंड फार्मूले के बीच में दोनों कंडीशन को कॉमा लगा करके 2 कंडीशन देंगे। ये पहली कंडीशन हो गई C5 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो अब यहाँ पे जब हम दोनों कंडीशन दे के एंटर करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, और जब दोनों कंडीशन चेक करेगा और दोनों कंडीशन जब सही होंगी, तब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स ही होगा। कैसे देखते हैं, एंटर प्रेस किया तो ये ट्रू आ रहा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन मैच हो गई। यहाँ पे देखिए ये 18 साल से बड़ा भी है और ADCA कोर्स भी कर रहा है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन सही हैं, इसलिए रिजल्ट ट्रू है। अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ट्रू है, क्योंकि ये भी 18 से ऊपर है और साथ में ADCA कोर्स कर रहा है, तो ट्रू है। बाकी के फॉल्स हैं। क्यों फॉल्स हैं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 18 से ऊपर है, 18 से ऊपर है, यानी पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ये ADCA के बराबर नहीं है। तो इसलिए एंड फार्मूला क्या करता है, यानी एंड फंक्शन क्या करता है, दोनों कंडीशन सही होने पर ही रिजल्ट हमें देता है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि 2 ही कंडीशन हो, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जितनी मर्जी हो, कॉमा लगा कर उतनी कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन सभी कंडीशन सही होने पर ही जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अगर 5 कंडीशन हमने दी हैं और 5 में से कोई एक फॉल्स हो गई, 4 सही है लेकिन एक फॉल्स है, तो रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स कंडीशन का ही होगा, मतलब फॉल्स बताएगा। तो एंड फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम और फंक्शन का इस्तेमाल देखते हैं। और यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, और यानी अथवा। तो और फंक्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा एंड काम करता है वैसे ही और भी काम करेगा। डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी चल रही है तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे तो फिलहाल दोनों कंडीशन सही है, तब तो रिजल्ट ट्रू होगा ही। और अगर इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि और फंक्शन क्या करता है, दोनों कंडीशन में कोई भी एक सही हो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली तो कंडीशन सही है ही है, 18 से ऊपर है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो और फंक्शन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर सही है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। और अगर 5 कंडीशन दे रखी है तो 5 में से अगर 4 गलत है और एक सही है तब भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो और फंक्शन क्या करता है कि कोई भी एक कंडीशन सही होने पे रिजल्ट ट्रू दे देता है। तो एंड और ये 2 फंक्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को रिपीट करके आप फिर से देखिए और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर जो हैं उनको तो ट्रू बताए, साथ में जो 18 के हैं वो भी ट्रू बताए, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते थे, दोनों का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा हो और बराबर हो तब भी चलेगा,
तो एंटर करेंगे तो अभी यहाँ तो ट्रू आएगा ही। अब इसको ड्रैग करेंगे तो इसमें कोई फॉल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 18 से नीचे कोई है ही नहीं। ये 18, अब यहाँ देखिए ये 18 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये इक्वल टू लगा दिया यानी बराबर, तो ये बराबर तो है ही है, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। लेकिन ये फॉल्स हो गई, तो फिर भी ये तो सही है ही है, इसके लिए रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ गया। तो आई थिंक कि ये एंड और फंक्शन क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नॉट फंक्शन की तरफ। तो नॉट फंक्शन क्या करता है कि जब इसका रिजल्ट बराबर नहीं होता है तब ये आंसर जो है ट्रू में देता है। और पहले एंड और ये जो दो फंक्शन होते हैं इसमें कई लॉजिक, मतलब 1 2 3 4 जितने मर्जी उतने लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन जो नॉट फंक्शन होता है इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक दिया जा सकता है। तो यहीं पे मैं नॉट फंक्शन देख लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू नॉट, और लॉजिक यहाँ पे देखिए केवल लॉजिक आ रहा है, यानी सिर्फ एक लॉजिक दे सकते हैं हम। तो एक लॉजिक हमारा क्या होगा कि अगर हम जानना चाहें, मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। अगर हम चाहते हैं कि ADCA वालों को हम अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देंगे, मान लीजिए कि ADCA वालों को हम एडमिशन नहीं देना चाहते, सिर्फ DICPA CCC, मतलब केवल ADCA वालों को नहीं देना है और बाकी जितने भी अलग अलग कोर्सेज के हैं, कोई भी कोर्स कर रखा हो सबको एडमिशन देंगे, सिर्फ ADCA वालों को एडमिशन नहीं देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो एंड और नॉट फंक्शन, ये जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं इसमें लॉजिक बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लॉजिक ये बनाएंगे D5 यानी कि कोर्स, और इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिख देंगे ADCA और डबल कोट से इसे बंद करके ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि D5 में यदि ADCA के बराबर है तो ये रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो ADCA और ये दोनों इक्वल, मतलब D5 इक्वल टू ADCA कंडीशन काम कर रही है, लेकिन नॉट फंक्शन लगा है, इसकी वजह से रिजल्ट जो इसका होगा वो फॉल्स होगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट इसका जो है वो फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि अगर हम कहें कि D5 नॉट इक्वल टू ADCA, नॉट इक्वल टू ADCA, नॉट इक्वल टू क्यों? क्योंकि लगा तो इक्वल टू है बट फंक्शन नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी अगर हम कहें D5 नॉट इक्वल टू ADCA तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। तो इसमें नॉट में क्या होता है, सिंपली कि जो कंडीशन दी गई है, अगर कंडीशन ये यहाँ पे इतनी काम कर रही है तो वो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और कंडीशन नहीं चलती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इसको आप एक बार फिर से देखिए, ट्राई कीजिए 2-3 बार, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा। क्यों आ रहा? क्योंकि जो D6 में है वो नॉट इक्वल टू ADCA, यानी D6 में जो लिखा हुआ है वो ADCA के बराबर नहीं है। सही बात है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे CCC लिखा है तब भी रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और इस तरह से अगर यहाँ पे हम कुछ और दूसरा कोर्स लिख दें O लेवल, तो तब भी यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ADCA को नॉट बताया है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ADCA, तो ADCA वाले फॉल्स होंगे, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और बाकी के जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। और भी अपनी तरफ से लॉजिक बनाइए और इसकी तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। तो इस वीडियो में हमने एंड और नॉट फंक्शन देखे हैं, और चलिए इफ फंक्शन भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड और नॉट, ये तीनों फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब बढ़ते हैं इफ़ की तरफ। तो इफ़ फंक्शन में क्या होता है कि हम इसमें, अभी तक इसमें क्या था कि जो रिजल्ट आ रहा था वो ट्रू और फॉल्स में आ रहा था, और इफ़ फंक्शन में हम जो रिजल्ट में जो लिखवाना चाहें, यानी आंसर में जो चाहते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। बाकी और कुछ खास नहीं है। एग्जांपल, इक्वल टू इफ़ फंक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये लॉजिक टेस्ट पूछेगा, मतलब लॉजिक क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें अगर 80 से ऊपर है, यानी कि मार्क में अगर 80 से ऊपर है, यानी E21 में ग्रेटर देन और इक्वल टू या कुछ भी, केवल ग्रेटर देन जान, मतलब ग्रेटर देन 80, यानी अगर 80 से ऊपर है तो कॉमा लगा करके यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि अगर ये कंडीशन चलती है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो अगर ये कंडीशन चलती है तो यहाँ पे हम लिख देंगे A, यानी A ग्रेड आना चाहिए, और फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर ये बताएंगे कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो क्या आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि तब आना चाहिए B, तो यहाँ पे भी लिख देंगे सिंपल, और A और B को डबल कोट में रखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग होती हैं, यानी कि कांस्टेंट, उनको डबल कोट से बंद कर देते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये कंडीशन जब काम करेगी इतनी, तो A आएगा जो पहले लिखा होगा, यानी वैल्यू इफ ट्रू में, और अगर ये कंडीशन काम नहीं करती है तो B आएगा जो फॉल्स में लिखा हुआ है। अब एंटर करते हैं तो क्या आ रहा है, B आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमने दी है ग्रेटर देन 80, यानी जहाँ पर 80 से बड़ा होगा सिर्फ वही आएगा, उसी में A आएगा। देखिए यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पर A आ रहा है। तो
तो इस तरह से हम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हम एक ही लॉजिक लगाएं, हम इसमें कई सारे लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ से ग्रेडिंग स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग से। E21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, यानी कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि अगर E21 में ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है, यानी 85 के अगर बराबर या फिर उससे बड़ा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और बताएंगे उसको कि ये A+ है और डबल कोट बंद कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू में बता देंगे। अब देखिए, हम कंप्यूटर को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं चलती है, यानी कि अगर इसमें 85 से बड़ा या बराबर है तब तो ये A+ बता देगा, लेकिन अगर ये 85 से बड़ा या बराबर नहीं है तो हम चाहते हैं कि एक दूसरी कंडीशन हम फिर से लगाएं मतलब ये कि हो सकता है कि इसके नंबर 75 से ऊपर हो तो सिर्फ A ग्रेड आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक और इफ़, मतलब इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ मतलब इफ़ फार्मूले के अंदर जब दूसरा इफ़ लगाते हैं या तीसरा या चौथा तो एक नेस्टेड इफ़ होता है। नेस्टेड इफ़ यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को लगाना मतलब नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे ये नेस्टेड इफ़ होगा क्योंकि इफ़ फंक्शन की नेस्टिंग कर रहे हैं। तो इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से लॉजिक टेस्ट होगा हमारा, यही होगा, यानी कि E21 और अब की बार ग्रेटर देन और इक्वल टू में देंगे 75 और फिर लगाएंगे कॉमा और फिर उसी तरह से डबल कोट और यहाँ पे अब की बार हम बताएंगे A ग्रेड और डबल कोट और फिर लगाएंगे कॉमा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि अगर ये कंडीशन चल जाती है तो रिजल्ट ये वाला आ जाएगा और फार्मूला यहीं पे बंद हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है, बाय द वे उसके 85 से बड़े बराबर नहीं है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की कंडीशन को चेक करेगा। और जब आगे की कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे देखेगा अगर ये काम कर रही है तो ठीक है, वरना फिर वो और आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से इफ़ तीसरी बार लगाना होगा और फिर से E21 ग्रेटर देन इक्वल टू और अब की बार हमें यहाँ पे देना है 65 कि अगर वो 75 नहीं है तो फिर 65 होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे B ग्रेड और फिर डबल कोट कॉमा और फिर से इफ़ लगाएंगे और फिर देंगे E21 और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। फार्मूला बड़ा है, इस पर मत जाइए। फिर से एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन को समझिए, सेम फार्मूला है, बस केवल वैल्यू चेंज की जा रही है। ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे अब की बार हम लिखेंगे 55 और 55 के बाद कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा और अब की बार होगा C ग्रेड और कॉमा फिर इफ़ फिर ब्रैकेट और यहाँ पर फिर से E21 और ग्रेटर देन इक्वल टू और अब की बार यहाँ पे देंगे हम 55 हो गया 50 और 50 पे देंगे D ग्रेड हो गया। ये इतना हो गया। अब अगर 50 से भी नीचे है, अब नीचे कब होगा, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं काम करेगी तो इसका सीधा मतलब क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन काम नहीं करती तो इसका सीधा मतलब यही है कि इसके नंबर जो है वो 50 से कम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू इफ़ फॉल्स में डाल देंगे, इसी में वैल्यू इफ़ फॉल्स क्या डाल देंगे, फेल, यानी कि F, इस तरह से सिंपल। और इसको F को हम डबल कोट में बंद रखेंगे और ब्रैकेट बंद। तो अब एंटर करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे लास्ट में बीच में जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए थे लास्ट में बंद करने होंगे इस तरह से। तो A ग्रेड आ रहा है और इसको जब हम ड्रैग करेंगे अब तो देखिए ये A+ है, क्यों, क्योंकि ये 85 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसलिए A+ आ रहा है। ये F आ रहा है क्योंकि ये 50 से कम है, फेल हो गया। इसी तरह से ये 70 है, यानी कि ये वाली कंडीशन काम कर रही है, सॉरी ये वाली 65 से ये बड़ा और बराबर है। इस तरह से C, और ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा देते हैं इफ़ फार्मूले को। ये देखिए, ये पूरा इफ़ फार्मूला कंप्लीट है। इसमें कंडीशन, एक एक कंडीशन को आप समझिए अच्छी तरह से, और फिर अगर एक बार ये फार्मूला समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब जैसे इंश्योरेंस करवाया, MI मतलब MI इंस्टॉलमेंट जो है हमने करवाई, या RD करवाई, या कोई बैंक से कोई लोन ले लिया है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट वगैरह चलते हैं, वार्षिक ब्याज या मंथली ब्याज, तो ये सब चीज़ें जो निकाली जाती हैं और ये सब वर्क जो है ये सब फाइनेंशियल के अंतर्गत आता है। तो FV में हमें फ्यूचर वैल्यू पता चलती है। फ्यूचर वैल्यू मीन्स मान लेते हैं कि हमने RD करवाई, RD मतलब इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस वगैरह करवाया है, इंश्योरेंस करवाया, तो वहाँ पर हम कुछ पैसा हर महीने, यानी कि मान लेते हैं कि 600 रुपये हर महीने हम जमा कर रहे हैं और कंपनी को हम 5 साल तक इसी तरह से 600 रुपये हर महीने देते रहेंगे 5 साल तक। तो 5 साल तक तो कितने मंथ हो गए यहाँ पे, 12 पंजे 60 मंथ।
तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 600 रुपये है, मतलब हम 600 रुपये, यहाँ पर ये प्रीमियम नहीं है, पीएमटी कहलाएगा, मतलब ये पीएमटी, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। हम 600 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास और 60 मंथ तक जमा करेंगे। और वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मान लेते हैं 9%, कितना 9% हमें इंटरेस्ट देगी हमारे रुपए पर, और 5 साल के बाद में वो हमें कितना पेमेंट करेगी ये हमें एफवी फंक्शन यानी फ्यूचर वैल्यू से जानना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यानी 600 रुपये हम पर मंथ जमा कर रहे हैं, 5 साल तक यानी कि 60 मंथ तक जमा करेंगे और 9% इंटरेस्ट उस पर लगा करके कंपनी वो पैसा हमें 5 साल बाद वापस करेगी। तो वो पैसा कितना होगा ये हमें अभी नहीं पता है, वो हम फ्यूचर वैल्यू फार्मूले से निकालेंगे। अब एक माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब 600 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं और 60 मंथ तक जमा करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 9% इंटरेस्ट निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उस पर 9% का अगर इंटरेस्ट लगाते हैं तो ये जो 9% इंटरेस्ट निकालेगा ये पूरी वैल्यू पे निकालेगा एक साथ। एग्जांपल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इनटू ये आ गया आपका 36,000 रुपये, और इस पर हम 36,000 रुपये इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें 39,240 रुपये फ्यूचर वैल्यू होगी, यानी इतना पैसा 5 साल बाद मिलेगा, जबकि ये गलत है। कैसे? अब फ्यूचर वैल्यू फार्मूला पहले लगाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। इक्वल टू एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है रेट, तो रेट हमारा क्या है 9%, तो यहाँ पर हम 9% का एड्रेस दे देंगे। रेट हमारा यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हो गया 9%। और एक चीज़ और कि हम यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है मंथ, तो हमें निकालना है मंथली, क्योंकि हम जो पैसा जमा कर रहे हैं वो मंथली जमा कर रहे हैं 600 रुपये पर मंथ, तो इंटरेस्ट भी मंथली निकाला जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल के सभी फंक्शन होते हैं, एफ हो या पीएमटी हो या कोई भी, तो वो सारे जो कैलकुलेशन करते हैं वो ईयरली करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि रेट को यानी 9% जो रेट लगा रहे हैं इसे हमें डिवाइडेड बाई 12 यहीं पे कर देना होगा, क्योंकि ये ईयरली निकालेगा और उसको हम जब 12 से डिवाइड करेंगे तो वो मंथली में आ जाएगा। अब कॉमा लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पीरियड हमारा क्या है मंथ यानी 60, फिर कॉमा लगाएंगे और पीएमटी पूछ रहा है, तो पीएमटी का मतलब प्रीमियम कितना है, तो हम 600 रुपये पर मंथ पीएमटी यानी इंस्टॉलमेंट है ये जमा करते हैं। तो बस ये हमें 3 चीज़ें डालनी है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर आ रहा है 45,254 रुपये, यानी 600 रुपये पर मंथ अगर हम जमा करते हैं तो फ्यूचर में हमें 45,254 रुपये मिलेगा, जबकि यहाँ पे ये गलत आ रहा था। इसलिए गलत आ रहा था क्योंकि ये जो प्रीमियम, ये फ्यूचर वैल्यू जो जिस तरीके से चल रहा है, इसमें क्या होता है कि जब हमने इंश्योरेंस कंपनी को पहले महीने में 600 रुपये दिए तो कंपनी ने इंटरेस्ट जो लगाया वो सिर्फ 600 रुपये पे ही लगाया। दूसरे महीने जब हमने 1200 रुपये दिए तो उसने इंटरेस्ट 1200 पे लगाया। तीसरे महीने फिर 600 दिए तो 1800 पे लगाया। तो इस तरह से हर महीने का जो इंटरेस्ट था वो कम था, मतलब पहले कम था फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन इसमें जो ये इंटरेस्ट हमने निकाला है तो इस इंटरेस्ट में पूरे अमाउंट पर एक साथ ही इंटरेस्ट निकाला गया है, तो इसलिए ये गलत है। इंश्योरेंस कंपनियाँ जो कंपनियाँ होती हैं वो इस तरह से इंटरेस्ट नहीं लगाती हैं, इसी तरह से इंटरेस्ट उनका चलता है। क्योंकि जब पहले महीने में जमा करोगे तो 600 होगा, दूसरे महीने में 1200, फिर 1800, फिर 2400, तो इस तरह से उस अमाउंट पर इंटरेस्ट मंथली लगता है और वो 5 साल बाद हमें टोटल वापस मिलता है। तो आई थिंक फ्यूचर वैल्यू फार्मूला क्लियर हो गया होगा। इससे हम एफवी से हम जान सकते हैं कि फ्यूचर में कितना पैसा हमें मिलेगा। तो ये प्रीमियम यानी इंस्टॉलमेंट, ये मंथ हो गया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं पीएमटी फंक्शन की तरफ। पीएमटी फंक्शन में क्या होता है कि अगर हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पता हो, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने 1.5 लाख का लोन लिया, ये हमने 1.5 लाख का किसी बैंक से लोन ले लिया है और हम चाहते हैं कि उसको 24 मंथ में या 18 मंथ में पेमेंट कर दें। मान लेते हैं 24 मंथ में हम उसको पेमेंट कर देना चाहते हैं और हम जो बैंक है वो इंटरेस्ट लगा रही है 8% का, जो बैंक है वो इंटरेस्ट लगा रही है 8% का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें इंस्टॉलमेंट पता करनी है। तो इंस्टॉलमेंट पता करने के लिए हम पीएमटी फंक्शन लगाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट पता करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, लोन अमाउंट यानी जो लोन लिया है, और पीरियड पता होना चाहिए कि कितने मंथ में हमें पे कर देना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए। फिर हम सिंपली इक्वल टू और पीएमटी फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले रेट दे देनी है 8%, इसे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। रेट को डिवाइडेड बाई 12 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें मंथली काम करना है, यहाँ पे हमने मंथ लिखे हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड दे देंगे, तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे ये हो गए। कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू, इसमें देखिए यहाँ पे पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है लोन अमाउंट, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ गया
कि 67,840 रुपये, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक नहीं हो रही है, यहाँ पे 15 लाख की जगह मतलब अमाउंट जो है ये 15 लाख रुपये हो गया। हम 1.5 लाख सोच रहे थे, यहाँ पे 15 लाख लिख गया है। तो अगर 15 लाख का लोन लिया है तो 24 मंथ में पेमेंट करना है, तो 67,840 रुपये पर मंथ पे करना होगा। तब हमारा 2 साल में यानी 24 मंथ में 15 लाख रुपये पूरा फाइनल हो जाएगा, और भी इंटरेस्ट के साथ में। तो इसे हम वापस से 1.5 लाख कर देते हैं। ये देखिए, अब अगर 1.5 लाख का लोन लिया है और उसे 2 साल में पेमेंट करना है, 8% का ब्याज लग रहा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 6,784 रुपये पर मंथ हमें जमा करना होगा बैंक के पास। तो हमारा जो 24 मंथ में है वो पे लोन फाइनल हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे बताना भूल नहीं गए, बल्कि मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, कि जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे पीवी डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 2 चीज़ें और हैं, एफवी और टाइप। तो यहाँ पर जो एफवी लिख के आ रहा है तो ये एक सेट ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि ये ऑप्शनल है। तो इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें, अगर पीवी डाल रहे हो तो एफवी छोड़ सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे एफवी क्या करते हैं, ऑप्शनल है, उसको हम कॉमा लगा करके 0 कर देते हैं। तो अगर हम कॉमा लगा के 0 ना भी करें तब भी जो फार्मूला होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेता है ऑटोमेटिक। तो हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं, इसलिए हम अभी तक नहीं लगा रहे थे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेता है और 0 ही देना है एफवी में, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू नहीं है हमारे पास। फिर लगाएंगे कॉमा, और ये टाइप, तो टाइप भी ऑप्शनल ही है। तो टाइप में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे 0 ले रहा था अभी तक, टाइप जो है वो 0 ले रहा था, लेकिन टाइप 2 प्रकार के होते हैं, एक 0 और एक 1। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर हम 0 लगाते हैं तो 0 का मतलब ये होता है कि ये मंथ के शुरुआत से जोड़ना शुरू करेगा। जो इंटरेस्ट होता है वो मंथ के शुरुआत से लगेगा, और अगर हम यहाँ पे 1 लगाते हैं तो ये मंथ के एंड से इंटरेस्ट जोड़ना शुरू करेगा। ये होता है 0 और 1 का फ़र्क। ये वाला 0 तो आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि ये तो एफवी है, लेकिन ये जो 1 और 0 है ये टाइप लास्ट में। तो ये आप अगर 1 रखते हैं तो ये मंथ के एंड से जोड़ना शुरू करेगा, और 0 रखते हैं तो वो शुरुआत से जोड़ना शुरू करेगा। हालांकि इस पर हम एक मतलब आगे जब हम फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रोजेक्ट देखेंगे इसके आने वाले अगली वीडियो में, तो वहाँ पर हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि 0 और 1 पे क्या फ़र्क होता है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे हमने बता दिया है। अगर हम ये चीज़ नहीं भी डालते हैं तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 मतलब फार्मूला 0 ले लेता है। तो ये पीएमटी क्लियर हो गया। एक चीज़ और कि हमें पता है कि इस पीएमटी में 2 चीज़ें हैं, मतलब इस पीएमटी में 2 अमाउंट है, एक तो है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा है इंटरेस्ट। तो एक प्रिंसिपल अमाउंट है, दूसरा इंटरेस्ट है। तो अगर दोनों को हम अलग अलग करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है इसमें, तो हम सिंपली IPMT फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू IPMT और रेट क्या है 8%। तो इसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाई 12, कॉमा पर का मतलब यहाँ पर एक चीज़ बढ़ गई। पर का मतलब ये होता है कि कौन से मंथ का इंटरेस्ट जानना है। क्यों ये चीज़ पीएमटी में नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि पीएमटी यानी इंस्टॉलमेंट जो है वो 24 महीने में आपको, जो इंस्टॉलमेंट आपकी है वो 24 महीने में बराबर वही उतनी ही जमा करनी है। अगर आप 6,784 रुपये जमा कर रहे हैं हर महीने, तो आपको 24 मंथ तक उतना ही जमा करना है। लेकिन इसमें 2 अमाउंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। तो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होते हैं वो हर महीने के अलग अलग होते हैं। मीन्स कि 15 लाख का अगर लोन लिया है तो उसको जब पहले महीने में ब्याज लगाएगी बैंक, इंटरेस्ट लगाएगी उस पर, तो वो 15 लाख मतलब 1.5 लाख पे लगाएगी। हमने 1.5 लाख का लोन लिया है तो जो बैंक है वो 1.5 लाख रुपए पर 8% का ब्याज लगाएगी। तो अब 15 लाख पे अगर 8% 1.5 लाख पे अगर 8% इंटरेस्ट निकालेंगे तो काफ़ी होगा। और जैसे जैसे हम पेमेंट करते चले जाते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल और लोन होता है वो कम होता जाता है। तब जब इंटरेस्ट लगता है तो वो इंटरेस्ट कम होता है। ये चीज़ भी हम आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम हर महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो हर महीने का कम ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा मीन्स मतलब लोन लिया है तो इंटरेस्ट कम होता रहेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से मंथ का इंटरेस्ट जानना है, तो हमें तो फिलहाल पहले मंथ का ही जानना है। यहाँ पे टोटल 24 मंथ है, तो 1 से लेकर 24 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 1 लिखेंगे तो अमाउंट कुछ और होगा, 2 लिखेंगे तो अमाउंट कुछ और होगा। तो ये पर हमने डाल दिया 1, कॉमा लगाएंगे NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड 24 है, कॉमा लगाएंगे PV हमारी ये है, और ये वही FV और टाइप के बारे में हमने बताया, ये 0 अपने आप ले लेगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये 1,000 रुपये इसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है। अब PPMT निकालते हैं, तो PPMT यानी प्रिंसिपल कितना है। तो अगर 2 चीज़ें हम निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, इसको इससे माइनस कर दें तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम फार्मूले से देखते हैं। PPMT रेट क्या है 8% डिवाइडेड बाई 12, कॉमा पर, यानी यहाँ पर फिर मंथ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भी हम 1 का ही निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड हमारे ये होगा, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये होगी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये 5,784 रुपये, ये क्या है PPMT यानी प्रिंसिपल, और ये आपका है इंटरेस्ट, और ये टोटल है इंस्टॉलमेंट। तो इस वीडियो में हमने एक्सेल के ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन सीख लिए हैं, और इस वीडियो में हमने जो भी फंक्शन सीखे हैं उनकी PDF फाइल आपको हमारी वेबसाइट upcss.com पर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम एक्सेल के कुछ प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी आपके सामने आ रहा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।